अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आप सब तक आवाज़ आ रही है मेरी क्लियरली? काइंडली वेरीफाई कर दें। और साथ ही साथ आई कैन सी सम स्टूडेंट्स जो कि आईडी के बगैर आए हुए हैं। देयर इज़ ओनली नेम। दानियाल हैं एक, तो एक आई थिंक वासिफ़ नज़ीर, नहीं आपका भी है। तो जिनका आईडी नहीं है वो अपने आईडी के साथ आ जाएं काइंडली। नेम और आईडी दोनों कर दें नेम में। फिर हम स्टार्ट करते हैं क्लास अपनी। वेयर इज़ द सी आर सैयद मोहम्मद शाह? आई थिंक अभी तक वो नहीं आए क्लास में। ओके, यू गाइस हैव टू सेक्शंस राइट? आपका ए सेक्शन भी और बी सेक्शन दोनों कंबाइंड हैं। एंड आई वाज जस्ट सीइंग के जो सी आर हैं सैयद मोहम्मद शाह, वो एक्चुअली बी से बिलोंग करते हैं। तो ए के कौन है सी आर सेक्शन ए के? बिकॉज़ इफ़ अगर हमारी क्लासेस चेंज हो जाती हैं फ़िज़िकल पे तो अलग अलग ही होंगे ना हमारे, तो दोनों से एक रब्ता होना चाहिए मेरा। आकिब हैं? ओके, आकिब प्रेजेंट हैं क्लास में आज? कैन यू राइट मी अ टेक्स्ट? आकिब भी नहीं है आई थिंक क्लास में आज। नॉट बाय द स्पेलिंग यू गाइस हैव सेंट मी। ओके, आकिब नहीं है क्लास में आज, और सैयद मोहम्मद शाह ने भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। सो वॉल्टरली मैं किसी एक को बना देता हूँ को होस्ट एज अ बैकअप, ताकि अगर मैं डिस्कनेक्ट होता हूँ तो वो होस्ट बन जाएं। उनको थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा। आई थिंक कौन आ रहा है मेरे साथ? अब्दुल राफ़े हैं, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान तारिक, अहमद सादिया, अरसलान सलीम। अरसलान सलीम मैं आपको बना रहा हूँ। इज़ दैट ओके? काइंडली वो स्टूडेंट मुझे बता दें, वेरीफाई कर दें, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपके भी कोई इस तरह का इलेक्ट्रिसिटी इशू होने वाला है तो फिर ऑब्वियसली आपका को होस्ट बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा इस तरह का। अरसलान सलीम इज़ सेइंग ओके, सो आई होप कि आपके पास भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का इतना इशू नहीं होगा होपफुली। अव्वल तो मेरे पास भी नहीं होगा, बट ये है कि जस्ट एज अ बैकअप आई एम मेकिंग यू को होस्ट। अच्छा जी। अच्छा, आज की क्लास जो है वो काफ़ी कन्फ्यूजन का शिकार रही थी सुबह से, बल्कि कल से ही। काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि आज की क्लास होगी या नहीं, बिकॉज़ जो चहलम है और उसकी वजह से प्रोसेशंस होते हैं। काफ़ी इलाकों में इंटरनेट सर्विसेज का भी इशू रहता है। बट जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस तरह की इंस्ट्रक्शंस अभी तक आई नहीं थी। तो इस वजह से मैं आपको आपको भी मैं इसी वजह से कह रहा था कि क्लास हमारी होगी। और आज जब मैंने देखा, क्योंकि हमारी क्लास भी जो है वो काफ़ी लेट है, दिन में 2 बजे है, तो आज सुबह से मैंने देखा कि काफ़ी क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं। और अभी तक ऐसा कुछ भी नोटिफाई नहीं किया गया था कि क्लासेस नहीं होंगी, तो इसी वजह से हमारी क्लासेस हो रही हैं। बट एक इशू ये है कि बिकॉज़ ऑफ इंटरनेट इश्यूज़ और इस तरह के इश्यूज़ की वजह से आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि क्लास नहीं ले पाएंगे आज की। तो ऑल्दो वो रिकॉर्डिंग बाद में देख सकते हैं, बट ये है कि वो क्लास का आंसर उस तरह से उनके पास नहीं होगा जिस तरह से होता है। आप लोगों के पास इंटरेक्शन होती है और सवाल जवाब हो रहे होते हैं। तो खैर हम कंटिन्यू करेंगे आज अपनी क्लास को, बट वी विल ट्राई टू कीप इट अ लिटिल लाइट। लेकिन उसके साथ साथ आई जस्ट रियलाइज्ड कि यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ सेकंड सेमेस्टर। आप सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। और आई एम ऑल्सो टीचिंग अ कोर्स टू द फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ योर डिपार्टमेंट एज वेल। तो उन स्टूडेंट्स से काफ़ी मेरा जिस तरह से रब्ता हुआ, क्योंकि वो नए स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी में, उनको काफ़ी मसाइल पेश आए यूनिवर्सिटी में कि क्या करना चाहिए, किस तरह से होगा, कब क्या एनरोलमेंट का मतलब क्या होता है, और ये सारी चीज़ें हैं, क्या सेमेस्टर सिस्टम किस तरह से काम करेगा। तो यू आर इन सेकंड सेमेस्टर, आई होप कि आपको काफ़ी चीज़ों का अंदाज़ा ऑलरेडी होगा। हमारी यूनिवर्सिटी में एसएमआईयू में, आई डोंट नो आपको इस बात का इल्म था अभी तक या नहीं था। आई होप कि आपको पता होना चाहिए कि देयर इज़ अ सिस्टम कॉल्ड स्टूडेंट एडवाइज़र।
स्टूडेंट एडवाइज़र का नाम सुना है आपने? आज से पहले पिछले सेमेस्टर में आपको कोई स्टूडेंट एडवाइज़र अलॉट हुए हों या इस तरह की कोई आपने लफ्ज़ सुना हो? कैन यू गाइस टेल मी? ज़ुबैर अहमद इस saying के CMS पे ऑप्शन है, देखा है इन्होंने। हसन सलीम भी यही कह रहे हैं। अब अज़हरुद्दीन कह रहे हैं कि उनको कोई आइडिया नहीं है। खादिम हुसैन ने भी यही कहा है कि आइडिया नहीं है कोई। काफ़ी स्टूडेंट कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कुछ हमें अंदाज़ा। तो लेट मी टेल यू अबाउट द रोल्स ऑफ स्टूडेंट एडवाइज़र, कि वो हैं क्या और एक्चुअली उनका रोल क्या है। क्योंकि आप भी अभी सेकंड सेमेस्टर में ही है ना, आपको भी आगे चल के यूनिवर्सिटी में 6-7 सेमेस्टर और गुजारने हैं आगे, और अभी आप एक तरह से न्यू स्टूडेंट ही हैं। तो होता ये है कि स्टूडेंट एडवाइज़र अलॉट किए जाते हैं सम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को। इट्स समथिंग लाइक कि लेट सपोज़ आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं या 50 हैं या 80 हैं, जितना भी नंबर है, यूनिवर्सिटी के हर टीचर को अलॉट किए जाते हैं कुछ स्टूडेंट्स। उनकी तादाद 20 to 40 होती है। those students might be from any semester from different classes. For example, I am a teacher, और मुझे ये कहा जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आप एक स्टूडेंट एडवाइज़र भी हैं और आपको ये 20-50 या 40 स्टूडेंट्स जो हैं अलॉट किए गए हैं। अब उन स्टूडेंट्स में भी सेकंड सेमेस्टर के ए सेक्शन में से 5 स्टूडेंट्स हों, से 7th सेमेस्टर में से 6 स्टूडेंट्स हों, फर्स्ट सेमेस्टर में से 15 स्टूडेंट्स हों। तो वो मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में से हमें स्टूडेंट्स अलॉट किए जाते हैं। हमारा काम ये होता है, या स्टूडेंट्स का काम ये होता है कि अगर स्टूडेंट्स को कोई इश्यूज़ हैं मैनेजमेंट की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से का मतलब ये है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आपका कोई काम रुका हुआ है, आपको पता नहीं है कि एनरोलमेंट में इशू क्यों आ गया, आपको ये नहीं पता लगा कि आपके कोर्स का ग्रेड क्यों चेंज हो गया, आपको ये नहीं पता लगा कि आपका टाइम टेबल कैसे चेंज हो रहा है, आपकी क्लासेस में कोई इशू है, कोई भी इशू होता है जो कि आप टीचर्स के साथ डायरेक्टली डिस्कस नहीं कर सकते, बिकॉज दोज टीचर्स आर टीचिंग यू सम कोर्सेज, राइट। तो आप स्टूडेंट एडवाइज़र के पास जाते हैं, और स्टूडेंट एडवाइज़र का काम ये होता है कि वो आपको ऑब्वियसली, जिस तरह लफ्ज़ ज़ाहिर कर रहा है, कि वो आपको एडवाइज़ करते हैं। वो आपका काम नहीं करते हैं ऑब्वियसली, बट ही और शी कैन एडवाइज़ यू कि इस मामले को किस तरह से लेकर चलना है, राइट। तो एक तरह से वो आपको कंसल्ट करते हैं, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपके लिए गाइडेंस जो है वो होंगे। आपको जो टीचर्स कोर्सेज पढ़ा रहे होते हैं वो उनसे भी आप ऑब्वियसली गाइडलाइंस ले सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट एडवाइज़र्स होते हैं आप उनसे अगर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वो उनको अलॉट कर दिए गए हैं वो स्टूडेंट्स, और उनके इश्यूज़ जो हैं उनको एडवाइस करने का काम उनके ऊपर सौंपा गया है। आई एम नॉट सेइंग कि आप लिमिटेड हैं सिर्फ उसी टीचर्स तक, बट ये है कि आपको ये एक तरीक़ेकार है जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर हमारी में चलता आ रहा है काफ़ी अरसे से। तो CMS के ऊपर भी जो लोग कह रहे हैं ना कि हमें ऑप्शन देखा हुआ है हमने, तो उस ऑप्शन में यही होता है कि आप अगर स्टूडेंट एडवाइज़र हैं, सॉरी एडवाइज़ी हैं आप एज अ स्टूडेंट, तो आप जाकर देखेंगे कि आपका स्टूडेंट एडवाइज़र कौन है। वो स्टूडेंट एडवाइज़र यानी जो टीचर होता है वो चेंज होते रहते हैं सेमेस्टर टू सेमेस्टर। हो सकता है इस सेमेस्टर में आपको कोई स्टूडेंट एडवाइज़र मिले, हो सकता है नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको कोई और स्टूडेंट एडवाइज़र मिले। इस प्रैक्टिस को उतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जा रहा अनफॉर्चुनेटली। बहुत सारे टीचर्स कर रहे हैं, लेकिन ये है कि बिकॉज ऑफ द वर्कलोड, और क्योंकि स्टूडेंट्स को भी इसकी मालूमात उतनी अच्छी तरह नहीं होती जिस तरह आपको आई थिंक नहीं है, कि वो टीचर्स के पास आएँ। लाइक आई एम टीचिंग हेयर, लेकिन मेरे पास शायद 2-3 सालों के अंदर कोई 3 या 4 स्टूडेंट्स ही आए हों कभी कभार कि सर मेरा ये मसला है, इसका बताएं कि क्या करना चाहिए मुझे, क्योंकि स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, आपको ओरिएंटेशन में भी आई थिंक इन्फॉर्मेशन दी जाती है, आपको प्रॉस्पेक्टस में भी इस तरह की चीज़ें दी जाती हैं, या और काफ़ी तरीक़ों से आपको इस तरह की मालूमात दी जाती हैं, बट मे बी कि उतनी ज़्यादा अवेयरनेस ना हो सके। तो आज कुछ वक्त लेके मैं आप लोगों को दोबारा ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके स्टूडेंट एडवाइज़र्स होते हैं, लेकिन जब से ये पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है, और आप लोग चूँकि पेंडेमिक के बाद ही आए हैं, आप जैसे ही आए थे और ये पेंडेमिक आ गया था, और फिर जो है आपकी क्लासेस ऑनलाइन शिफ्ट हो गई थी, तो एडवाइज़र वाला सिस्टम थोड़ा सा लैग कर गया। वो लैग इस वजह से भी कर गया क्योंकि एडवाइज़र से अगर आपने कोई एडवाइस लेनी है तो आप फिज़िकली उसके पास जाते थे और आप बताते थे कि सर या मैडम मेरा ये मसला है,
तो इसमें मुझे क्या करना चाहिए। और ज़्यादा बेहतर वही रहता है कि आप फिज़िकली आएँ और आपको बिठाकर आराम से आपका मसला सुना जाए और फिर उसका सलूशन बताया जाए। तो इस वजह से आपने उस प्रैक्टिस को इतना फॉलो नहीं किया होगा। और आई डोंट नो कि सीएमएस के ऊपर भी अब अभी तक आपको एडवाइज़र्स अलॉट हुए हैं या नहीं। पिछले 1-2 सेमेस्टर से आई थिंक मेरी नज़र नहीं गुजरी कि मुझे बताया गया हो कि कौन से स्टूडेंट्स मेरे हैं। लाइक आई सेड कि वो पेंडेमिक की वजह से थोड़ा सा लैग का शिकार हो गया वो सिचुएशन सारी की सारी। तो नेवरदलेस आपको एडवाइज़र अलॉट हो जाएंगे, आज नहीं तो कल, इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते, या इस सेमेस्टर में मे बी ना हो अगर हम ऑनलाइन के ऊपर ही रहते हैं तो। बट ये है कि इट इज़ अ प्रैक्टिस दैट विल कीप ऑन गोइंग। और आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कि आपके जो एडवाइज़र्स हैं आप उनके पास अपने मसाइल लेकर जा सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट देयर एडवाइस कि हाउ टू सॉल्व दैट। अगेन आई एम रिपीटिंग कि उनका उनका काम ये नहीं है कि वो आपको बताएं कि वो आपका मसला सॉल्व करें। वो आपको गाइड कर सकते हैं कि ये किस डिपार्टमेंट का काम है और आपको किस तरह इसको लेकर चलना है, या क्या क्या इश्यूज़ हैं, या मे बी आपको क्या कहते हैं, आपकी एडवोकेसी वो कर दें आगे जाके। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई ऐसा इशू है जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है बिटवीन स्टूडेंट्स और बिटवीन टीचर्स, तो उसको थोड़ा सा रिजॉल्व करने के लिए मे बी वो थोड़े से काम कर लें। बट द इशू इज़ कि यू वुड हैव समथिंग समवन बाय योर साइड कि आपने उनको मसला बताया हुआ हो अपना कि ये मसला मेरे साथ चल रहा है। बिकॉज़ बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, बहुत से लोगों की नेचर इस तरह की होती है कि वो मे बी चल ना सकते हों क्लास के स्टूडेंट्स के साथ या टीचर्स के साथ, या बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। तो उन कॉन्फ्लिक्ट से आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग भी नए स्टूडेंट्स हैं, आपने इस यूनिवर्सिटी में गुजारना है अपना अगले 2-3 साल जो भी हैं, और उसी के साथ आपने इस यूनिवर्सिटी में रहना भी है और आपने इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना भी है। आपने इस यूनिवर्सिटी में अपने करियर को भी आगे बढ़ाना है और अपने को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी आगे बढ़ाना है। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी, बहुत सारे मसाइल आपके सामने आएंगे। सो डोंट ट्राई टू बी अफ्रेड ऑफ देम। आपके एडवाइज़र्स भी मौजूद हैं और एवरी टीचर इज़ एन एडवाइज़र फॉर यू। आप उनके पास जाएं, उनको मसला बताएं, और बीइंग इन अ रिस्पेक्टेबल वे, राइट। तो आप इस चीज़ को ज़रा जहन में रखिएगा कि लाइक फॉर एग्जांपल अभी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर हूँ, एंड लाइक आई सेड कि हम इस क्लास को भी थोड़ा लाइट रखेंगे बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट्स मे भी ज्वाइन ना कर सकें। तो लेट सपोज़ कि मैं अभी आपको 10-15 मिनट देता हूँ। अगर आपके कोई इश्यूज़ हैं, कोई ऐसी चीज़ है जो कि अभी आपको समझ नहीं आ रही, या एक सेमेस्टर आपका गुजर गया और आपने एक दफ़ा एग्ज़ाम्स भी दे दिए और अभी आपको फ़िलहाल कुछ चीज़ों की समझ फ़िलहाल नहीं आ रही, या आप कंफ्यूज हैं अभी भी उन चीज़ों के अंदर, तो ऑब्वियसली मैं सबको एड्रेस नहीं कर पाऊँगा यहाँ पर। बट ये है कि कुछ अगर इश्यूज़ आप मुझे अभी अगर भेज देते हैं चैट रूम के ऊपर, तो आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड विल ट्राई टू गाइड यू। दिस विल बी जस्ट अ ड्राई रन फॉर यू के टीचर्स भी मदद कर रहे हैं आपकी इस सिचुएशन में। इट्स नॉट लाइक कि आपको खुद ही सब कुछ हैंडल करना है, राइट। तो अगर आपको कोई इशू है, कोई इस तरह की चीज़ है, तो वो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। इट विल बी आप मुझे होस्ट ओनली मैंने किया हुआ है चैट पे, तो आप जो भी मैसेज भेजेंगे वो मुझे ही मिलेगा। बट एक और बात सुन लें मैसेज भेजने से पहले, कि आपको जो रिकॉर्डिंग का लिंक मैं भेजता हूँ उसके अंदर चैट भी होती हैं सारी की सारी। तो अगर आपका बहुत ही प्राइवेट मसला है जो कि आप डिस्कस नहीं करना चाह रहे किसी और के साथ, तो यानी कि स्टूडेंट्स को ना पता लगे, तो उस सिचुएशन में फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं किसी टीचर को, या मुझे ईमेल कर दें कि सर ये मसला है मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो अगर बहुत ही कोई सीवियर मसला है तो वी कैन स्टिल गेट टुगेदर इन द यूनिवर्सिटी एज वेल। सो इफ़ देयर आर एनी इश्यूज़, कोई जनरल इशू भी हो सकते हैं, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी। ओके, ज़ुबैर अहमद इज़ आस्किंग के फ़िज़िकल क्लासेस कब से होंगी। देर इज़ नो आइडिया अबाउट दैट एज ऑफ नाउ। मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसकी, because the last notification that I got from the university was that के 11th of October तक, यानी कि इस वीक तक पूरे ऑनलाइन क्लासें चलेंगी, और उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन 50-50 हाइब्रिड क्लासेस हो जाएंगी। हाइब्रिड क्लासेस की सिचुएशन कुछ इस तरह से होती है कि 20 से ज़्यादा स्टूडेंट, 20 या 25 का कोई लिमिट है, उससे ज़्यादा स्टूडेंट एक क्लास में नहीं होने चाहिए, एक क्लासरूम में अगर क्लास हो भी रही है तो लेट्स सपोज यू गाइज आर 40 स्टूडेंट्स पर सेक्शन, तो 40 में से 20 स्टूडेंट्स जो हैं वो फिज़िकली आएंगे क्लास में,
और बाकी जो 20 होंगे वो वही क्लास ऑनलाइन ले रहे होंगे, यानी कि उसी क्लास के अंदर में भी इक्विपमेंट दिया जाएगा और जो है वो आप विद द यूज़ ऑफ कैमरा और स्क्रीन शेयरिंग जो है 20 स्टूडेंट्स ऑनलाइन होंगे और 20 स्टूडेंट्स फिज़िकली आएंगे। और ये चीज़ अल्टरनेट होगी, यानी कि जो 20 स्टूडेंट ऑनलाइन थे एक वीक में, वो नेक्स्ट वीक की क्लासेस में वो फिज़िकल आएंगे, और जो फिज़िकल आए थे लास्ट वीक वो उस वीक जो है वो ऑनलाइन चले जाएंगे। वो क्लियर नहीं है अभी कि और किस तरह से इसको मैनेज किया जाएगा, बट अभी तक के नोटिफिकेशन की वजह से मुझे ये इन्फॉर्मेशन है कि फ़िज़िकल क्लासेस आपकी नेक्स्ट वीक से होपफुली हो जाएंगी स्टार्ट विद दीज SOPs। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन्स। देर इज़ नो क्लियर गाइडलाइन, अपडेटेड गाइडलाइन अप टू नाउ कि वाकई नेक्स्ट वीक से ऐसा हो रहा है या नहीं। अगर नहीं आता है कोई नोटिफिकेशन तो वी कैन जस्ट कीप ऑन गोइंग विद दिस ऑनलाइन क्लासेस। ओके, मैं मैसेजेस पढ़ रहा हूँ और देखता हूँ मैं किसका जवाब दे सकता हूँ, किसके जवाब के लिए कैपेबल हूँ मैं। ओके, सफदर हुसैन इज सेइंग कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स नहीं आ रहा है एनरोल होने के लिए CMS के ऊपर। सो अगेन आई थिंक किसी ने ईमेल भी की थी मुझे कि उनको कोई और कोर्स वो मुझे बोल रहे थे कि वो नहीं आ रहा। तो आई थिंक कि CMS के ऊपर अपडेट नहीं हुए हैं अभी तक कोर्सेज। तो CMS के ऊपर कोर्स अपडेट होंगे तब आप उसमें जाके एनरोल कर सकते हैं। बिकॉज मैं भी अब खुद एज अ टीचर अगर सर्च कर रहा हूँ ना कि से मेरे कोर्स में कौन कौन एनरोल है स्टूडेंट, तो ऑब्वियसली मैं कोर्स के ऊपर जाऊंगा, और जब मैं कोर्स ढूंढता हूँ तो मुझे भी वो कोर्स नहीं मिल रहा है। तो इट मीन्स कि इस सेमेस्टर के कोर्सेज हैव नॉट बीन एडेड ऑन टू द CMS, जितनी मेरी समझ है उसके मुताबिक। क्योंकि मैंने हर तरह से सर्च करके देख लिया, मुझे नहीं मिला। आपको भी अगर नहीं मिल रहा तो जस्ट वेट, या राइट एन ईमेल और गो विज़िट द एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट और उनको कहें कि सर कब आएंगे हमारे जो है इनरोलमेंट्स। बिकॉज अगर इनरोलमेंट्स नहीं आएंगे, जिस तरह लास्ट वीक मैंने आपको कहा था कि इस वीक तक आप लोगों ने करवा लेनी है, लेकिन वो डेडलाइन भी हमारी गुजर चुकी है। बट ऑब्वियसली उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि CMS के ऊपर ही नहीं आ रही चीज़, तो फिर क्या कैसे हम कर सकते हैं। ओके, बिलाल कल्हड़ो का एक इशू है कि मार्कशीट में मेरी एक सब्जेक्ट की जगह दूसरा सब्जेक्ट आया है। ओके, गेट दैट फिक्स्ड। इसको फिक्स करवाएं एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से, और जो सब्जेक्ट के टीचर हैं उनसे भी जाकर आप इसको सही करवाएं। आ, एक ईमेल मुझे मौसूल हुई थी आपके डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं, एक दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ से जिसमें मैंने पढ़ाया था। उन्होंने ये कहा था कि ये टीचर की ज़िम्मेदारी होगी कि वो इस गलती को सही करवाएं। तो अगर आपके सब्जेक्ट में कोई इशू आ रहा है तो अगर पहले तो आप ये है कि आप जाएं एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में, विज़िट करें उन्हें और उनको बताएं कि सर मेरा ये मसला आ रहा है, और वो आपको बेहतर तरीके से गाइड करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो टीचर की गलती है, यानी कि टीचर ने गलत इनपुट कर दी कोई चीज़ या कोई इस तरह की चीज़ है, तो आप टीचर से भी रब्ता करेंगे, सर आपके सब्जेक्ट की जगह मेरा ये सब्जेक्ट आ गया है। तो आप ये रब्ता उनसे करेंगे तो वो आपको सही तरह गाइड कर लेंगे। बट आई थिंक कि आपका मसला तभी हल होगा जब आप जाएंगे ख़ुद फिज़िकली और उनसे कहेंगे कि ये मसला है हमारा। जासिर आज़म का भी आई थिंक मैंने मसला एड्रेस कर दिया है। इस सेइंग के जैस एनरोलमेंट इशू नहीं हो, CMS पे नहीं आ रही है। ठीक है, तो वो वी आर स्टिल वेटिंग फॉर दैट। ओके, वेयर इज़ इट, एक मिनट। खादिम हुसैन सिंह के NAD और कराची यूनिवर्सिटी क्लोज़ हो गई हैं। अच्छा, बट दैट्स नॉट, आई थिंक दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ कि सारी यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दी गई हैं। मे बी वहाँ कुछ केसेस आए हों तो उन्होंने बंद कर दी हों। आप क्या आज चहलुम की वजह से कह रहे हैं या वैसे ही कह रहे हैं बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक? इसको क्लियर कर दें काइंडली, क्योंकि अगर पेंडेमिक की वजह से क्लोज़ हुई हैं तो आई थिंक कि वहाँ कुछ केसेस आए हैं, इस वजह से वो क्लोज़ हुई हैं। तमाम यूनिवर्सिटीज़ या तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो क्लोज़ होंगी या ऑनलाइन पे चले जाएंगी। ओके, सो यस, बिलाल कल्हड़ो, आपको मैंने एड्रेस कर दिया है कि आप देख लें फिर कोर्स के टीचर कौन थे या कौन हैं, और उसकी तरह आप जो है उनसे रब्ता कर लें। ज़ुबैर अहमद इस सेइंग कि अगर यूनिवर्सिटी नहीं खुलती तो सेमेस्टर फ्रीज़ हो सकता है क्या ये? अच्छा नहीं, सुने सब स्टूडेंट सुन लें, ये सेमेस्टर फ्रीज़ का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट इनिशिएट करता है सेमेस्टर को, सेमेस्टर की फ्रीज़। और स्टूडेंट जब इनिशिएट करता है तो एक्चुअली स्टूडेंट ये कह रहा होता है कि इस सेमेस्टर में मुझे नहीं लगता कि मैं कोर्सेज पास कर सकूंगा, या मेरे पास टाइम नहीं है, या मेरे फला मसले आ सकते हैं, या मुझे कहीं जाना है। तो ये सेमेस्टर बजाय इसके कि मैं 1 महीने की क्लासेस मिस करूं और मेरा इतना ज़्यान हो, मैं इस सेमेस्टर को फ्रीज़ करवा लेता हूँ।
उससे होता ये है कि आपका सेमेस्टर फ्रीज़ हो जाता है, उस स्टूडेंट का सेमेस्टर फ्रीज़ हो जाता है, और वो वही सेमेस्टर यानी कि अपना सेकंड सेमेस्टर जो कि उसने फ्रीज़ करवाया था, वो उसके क्लासमेट्स थर्ड सेमेस्टर जब पढ़ रहे होंगे तब वो सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह फिर वो जब फोर्थ पढ़ रहे होंगे तो वो थर्ड पढ़ रहा होगा, तो वो एक सेमेस्टर थोड़ा सा पीछे चला जाएगा। उससे फ़ायदा ये होता है कि आपके कोर्सेज़ फेल नहीं होते हैं। आपने अगर फ्रीज़ करवा लिया, इसका मतलब है कि यू आर नॉट एनरोल्ड इन एनी कोर्सेज, और आप एक सेमेस्टर के बाद आके एनरोल होंगे। अगर आप एनरोल हैं और फिर गायब हो जाते हैं, कहीं किसी मसले से चले जाते हैं कहीं पर, तो फिर आपको वो एफ़ ग्रेड जो है वो उसमें फेलियर ग्रेड मिलेगा। तो फ्रीज़ का ये तरीक़ेकार होता है, और फ्रीज़ करवाया भी तब जाता है जब सेमेस्टर स्टार्ट हो जाए, यानी कि सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला हो या हो चुका हो एक हफ़्ते, जिस तरह जिस सिचुएशन में अब हैं हम, इस सिचुएशन में अब आई थिंक अब डेडलाइंस होंगी फ्रीज़ की, अगर आपने करवाना है तो। अगर नहीं तो वर्स्ट के सिनेरियो आई थिंक ये भी हो सकता है कि आपको फ्रीज़ करवाने की अब मोहलत ना दी जाए, कि अगर करवाना था तो पहले बताते हैं। ठीक है, तो फ्रीज़ ये होता है एक्चुअली। इट्स नॉट लाइक कि आपको 3 सेमेस्टर के बाद अंदाज़ा हुआ और अब आप कह रहे हैं कि सेमेस्टर फ्रीज़ करवाया जाए। इसकी डेडलाइंस होती हैं, अगेन ये काम एडमिशन्स और एग्ज़ाम डिपार्टमेंट का है, वो आपको सही गाइडलाइन इसकी दे सकेंगे कि कब तक आप फ्रीज़ करवा सकते हैं। ओके, तूबा खान इज़ सेइंग कि 12th से क्लासेस स्टार्ट हैं फ़िज़िकल या नहीं, सो मैंने एड्रेस कर दिया है ये मसला पहले ही। रिजवान वसीर इज़ सेइंग के गिव मी 0 मार्क्स इन फंडामेंटल प्रोग्रामिंग पेपर्स, व्हाई आई गेट 0 मार्क्स, नाउ व्हाट आई हैव टू डू, प्लीज़ कोऑपरेट। अच्छा देखें रिजवान, ये आप टीचर से बात करें, ठीक है। टीचर के हाथ में होता है कि वो आपको कितने नंबर्स दें, और ऑब्वियसली वो टीचर जस्टिफाइड ही देगा। कोई भी टीचर आपको खामखा जो है वो फ़ेल नहीं करेगा या खामखा आपको ज़्यादा नंबर्स नहीं देगा। लेकिन अगर आपको 0 मार्क्स मिले हैं किसी सब्जेक्ट में, लेट से आपको पहले सेमेस्टर में, अगर सेमेस्टर जब आपका चल रहा था तब आपको बताया गया होगा कि आपने कितने कितने मार्क्स ले लिए। अगर आपको नहीं बताया गया था तो एंड ऑफ द सेमेस्टर अगर आपको बताया गया है तब भी आपके सामने जस्टिफिकेशन तो होगी कि आपके इतने नंबर क्यों आए हैं। तो आप अपने टीचर से रब्ता करें कि सर आपने इतने नंबर मुझे कम क्यों दिए हैं या इतने ज़्यादा क्यों दिए हैं, अगर ऐसी भी कोई सिचुएशन है तो आप उनसे रब्ता करें, वो आपको जस्टिफाई करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। क्योंकि कोई भी जस्टिफिकेशन के बगैर तो सिर्फ आपको फेल नहीं किया जा सकता। तो आई थिंक इट्स द बेटर वे टू एड्रेस द मार्क्स इशू कि आपको कम क्यों मिले या ज़्यादा क्यों मिले, इज़ टू कॉन्टैक्ट विद योर टीचर। तो आप उनसे रब्ता करें, होपफुली वो सही आपको गाइड कर सकेंगे। हुज़ैफ़ा, मैंने सीएमएस पे बताया अभी इनरोल होने का। आपके कोर्सेज़ जब सीएमएस पे ऐड हो जाएंगे ना, तब आप जाकर इनरोल कर सकेंगे उन कोर्सेज़ को। ऐड होने का मतलब ये है, आप ऐसे समझें कि एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट ने अभी तक, या आईटी डिपार्टमेंट ने, आई डोंट नो किसके उसमें है ये ज्यूरिसडिक्शन में, वो जब कोर्सेज़ ऐड कर देंगे ना सीएमएस के ऊपर कि भाई इस सेमेस्टर में ये 150-200 कोर्सेज़ पढ़ाए जाएंगे, फिर उनमें से आप जो हैं अपने सेमेस्टर के कोर्सेज़ में जाके एनरोल कर सकते हैं। तो अभी वो फर्स्ट स्टेप नहीं हुआ है एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न, क्योंकि मैंने भी सर्च किया था, मुझे भी कोई कोर्सेज़ नहीं मिले। तो वेट फॉर दैट, जब सीएमएस पे कोर्सेज़ ऐड हो जाएंगे तब आप खुद जाकर अपने कोर्सेज़ जो आपकी चॉइस के हैं या जो आपके सेमेस्टर के हैं, आप वो उसमें एनरोल कर सकते हैं। सफदर हुसैन सेइंग के यूनिवर्सिटी ने लास्ट डेट दे दी है 12 अक्टूबर की। अच्छा, दैट्स ऑड। अगर कोर्सेज ऐड नहीं हुए हैं तो 12 अक्टूबर की लास्ट डेट कैसे हो सकती है? लेट मी जस्ट चेक अगेन, मे बी हो सकता है कि उन्होंने आज ऐड कर दिया हो। मैं चेक कर लेता हूँ अभी आपके सामने। सो चलें, यहाँ से खोलते हैं हम। स्क्रीन आपके सामने मैं शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, नज़र आ रही है स्क्रीन? होपफुली यस। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ, फिर उसके बाद बाकी बाकी मसलों पे आते हैं। मैं भी एक दफ़ा चेक कर लूँ, क्योंकि मैंने भी आई थिंक कल रात में या उससे पिछले दिन चेक किया था। सो ऑब्वियसली आपकी यूनिवर्सिटी के जितने भी मैनेजमेंट के लोग हैं वो भी इन चीज़ों में लगे हुए हैं, दे आर नॉट फ्री। तो मे बी उन्होंने आजकल में ऐड कर दी हूँ ये चीज़ें। एसएमएस कब आया था सफदर? पासवर्ड नज़र तो नहीं आ रहा आप लोगों को?
कहाँ से आएगा? आई थिंक अटेंडेंस में ऐड करता है जाके। अच्छा, यहाँ पर आपके सामने मैं सर्च कर रहा हूँ, आप देख लें। SMIU यूनिवर्सिटी का मैं सर्च कर रहा हूँ। द टर्म इज़ फॉल 2020। ओके, एंड सारे कोर्सेज ही सर्च कर लेते हैं। सर्च फॉल 2020 में जितने भी कोर्सेज हैं, व्यू ऑल, व्यू ऑल सारे दिखा रहा है ये। इट इज़ प्रोसेसिंग एंड आई थिंक अब ये सारे कोर्सेज आ रहे हैं। ये लिस्ट आई थिंक अब बढ़ गई है, आई थिंक ऐड कर दिए होंगे इन्होंने। लेट मी सर्च फॉर, कौन सा कोर्स हम पढ़ रहे हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अच्छा, दिस इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बट दिस इज़ फॉर सेक्शन CS4A CS4B। तो आप CS के नहीं हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हैं, यानी SE के हैं आप। तो ये SE1D SE1C है, यही हैं। दीज आर, यानी कि इस सेमेस्टर के आई डोंट थिंक के ऐड हुए हैं, स्पेशली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के। तो अगर हम ये भी सर्च कर सकते हैं, सी यहाँ पे SE1A SE1B SE1C, ये वो कोर्सेज हैं जो कि आपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़े। तो लेट सपोज कि मैं सर्च करता हूँ SE1C, तो ये सेक्शन है यहाँ पे। हाउ अबाउट के SE2A है या नहीं? SE2 के सी सेक्शन ही नहीं बना है अभी तक। तो अगर सेक्शन ही नहीं बना है SE2 का, तो उसके कोर्सेज भी नहीं आ सकते। सो आई थिंक दैट्स इट। एक थोड़ा सा विजुअली भी अगर हम देख लें, कहीं ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही हमें कि SE के कोर्सेज आए हों। ठीक है, सो आई थिंक एक दो स्टूडेंट्स अगर ईमेल कर दें, या अगर कोई विज़िट कर रहा है यूनिवर्सिटी अपने पर्सनल काम से, तो वो एग्जामिनेशन के पास जाकर उनको बता दें कि सर कोर्सेज नहीं आए CMS के ऊपर। मैं भी ईमेल कर दूंगा, बट ये है कि मेरी ईमेल तब जाएगी जब मुझे कोर्सेज़ का पूरा अंदाज़ा हो जाएगा, बिकॉज़ अभी हमारी कोर्स एलोकेशन भी थोड़ी सी आगे पीछे हुई हुई है। तो मैं तब करूं जब आई एम प्रिटी श्योर कि ऐसा नहीं है अब। बट आप जो आपने चूँकि एनरोल करना है, और आपको चूँकि डेडलाइन भी दे दी गई है, तो आप उनसे रब्ता करें कि सर हाउ हाउ डू वी compete विद दैट डेडलाइन। अगर वो चीज़ें ही एडिट नहीं हैं फ्रॉम यूनिवर्सिटी, तो आप उस डेडलाइन के ऊपर कैसे पूरा उतर सकते हैं? SE1B सर्च करूं? क्यों, SE1B तो होगा, बट ये है कि SE1 में तो है ही नहीं ना आप। SE1B इज़ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। SE1B के कोर्सेज आपके सामने, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, इंग्लिश 1, ये वो कोर्सेज जो कि आप पढ़ के आ चुके हैं। एंड इफ़ आई रिकॉल करेक्टली, लेट्स सपोज मैं ये क्लास एक ओपन करता हूँ, तो इसमें कोई स्टूडेंट नहीं है। अटेंडेंस शीट, ओके, दिस विल आई थिंक डाउनलोड। जनरेट करते हैं हम, कौन से स्टूडेंट हैं इसमें, लेट्स सी। कोई स्टूडेंट में नहीं है। सी, जनरेट हो चुकी है ये लिस्ट, और इसमें कोई स्टूडेंट भी नहीं है। ये मैंने डाउनलोड भी की है लिस्ट, इसमें कोई स्टूडेंट नहीं है। तो अभी आई थिंक ये काम चल रहा है। तो आपको अगर डेडलाइन दे दी गई है, तो आप रब्ता करें उनसे दोबारा कि इस डेडलाइन को कैसे हम पूरा करें, कैसे हम काम करें इस डेडलाइन के ऊपर, इफ़ द थिंग इज़ नॉट देयर। ठीक है, ओके। तो ये आप काइंडली उनसे रब्ता कर लें, क्योंकि इनरोलमेंट के इश्यूज़ फिर बाद में, वरना सारे सेमेस्टर चलते रहेंगे। ठीक है, मैं अगले कुछ इश्यूज़ पे आता हूँ। अब्दुल बासित इज सेइंग कि मेरे एक सब्जेक्ट, आई थिंक मैंने एड्रेस कर दिया है। टीचर से रब्ता करें, वाई, हाउ, क्या गलती हुई, क्यों हुई। मे बी ऐसा हुआ हो कि टीचर ने अपलोड कर दिए हों, लेकिन कहीं मार्क्स के इनपुट में गलती हो गई हो, या अपडेशन में कोई इशू हो गया हो। तो देयर कैन बी मैनी इश्यूज़। सो आई थिंक द फर्स्ट स्टेप इज़ टू कॉन्टेक्ट योर कोर्स सब्जेक्ट टीचर। खादिम हुसैन बड़ी अच्छी खबरें दे रहे हैं। ही सेइंग कि जनवरी तक क्लोज्ड हैं वो दोनों यूनिवर्सिटी। सो लाइक आई सेड कि माइट बी सम अदर इशू, यूनिवर्सिटी इटसेल्फ मे बी क्लोज्ड। जिस तरह हम 2 हफ्ते की ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं ना, तो काफ़ी काफ़ी मसाइल में यूनिवर्सिटीज़ ऑटोनॉमस बॉडीज़ होती हैं,
वो ख़ुद डिसाइड कर सकती हैं अपने जो है तरीक़ेकार। लाजमी नहीं है कि गवर्नमेंट ही बताएंगी। अगर गवर्नमेंट्स ये कहती हैं कि आप लोगों ने यूनिवर्सिटीज़ बंद करनी है तो ऑब्वियसली वो बंद करनी है, बट अभी फ़िलहाल आई थिंक जो सिचुएशन है वो ये है कि यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर है कि वो किस तरह से लेके चल रही हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने टोटल फिजिकल ओपन कर दिया है हाइब्रिड सिस्टम एसओपीज़ को फॉलो करते हुए, कुछ यूनिवर्सिटीज़ टोटली बंद हो गई हैं, जिस तरह से खादिम हुसैन बता रहे हैं कि एनईडी और कराची यूनिवर्सिटी बंद है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ फुल टाइम ऑनलाइन चल रही हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हाइब्रिड पर हैं। तो वो अब यूनिवर्सिटीज़ खुद डिसाइड कर रही हैं कि क्या करना चाहिए। शाहज़ैब जैन का क्वेश्चन है कि इलेक्टिव कोर्सेज़ जो वेबसाइट और प्रॉस्पेक्टस में लिखे हुए हैं उनके अलावा भी मिल सकते हैं? हमारा इलेक्टिव उस लिस्ट में से नहीं है। आपका इलेक्टिव कौन सा नहीं है उस लिस्ट में से? दिस एंटरप्रेन्योरशिप एंड लीडरशिप। हसाम शाह कह रहे हैं कि लास्ट डेट क्यों सेंड की? तो लाइक आई सेड, आप उनसे रब्ता करें कि जिसने सेंड की है एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से कि सर क्या करें, क्या हम लास्ट डेट का, अगर वो काम ही नहीं अवेलेबल उनकी तरफ से तो आप कैसे कर सकते हैं उस पर काम? आई थिंक इस चीज़ के लिए आप वेट कर लें। मे बी आज 8 तारीख है ना, आप मे बी कल तक वेट कर लें, हो सकता है कोर्सेज़ आ जाएं। उनको भी थोड़ा सा टाइम दे दें, अगर हो सकता है कि 12 से पहले पहले वो अपलोड कर दें कोर्सेज़। ठीक है। ओके। अच्छा अच्छा, देखें इलेक्टिव्स की एक एक कहानी सुने आप। बहुत लंबी कहानी है, लंबी तो नहीं है खैर, लेकिन ये है कि एक कॉम्प्लिकेटेड कहानी है। इलेक्टिव कोर्सेज जो प्रोस्पेक्टस में या वेबसाइट पर दिए जाते हैं वो इलेक्टिव कोर्सेज टेंटेटिव इलेक्टिव कोर्सेज होते हैं, विच मीन्स कि वो कोर्सेज जो हैं ऑफ़र किए जाएंगे इलेक्टिव्स में, बट उनके अलावा और कोर्सेज भी ऑफ़र किए जा सकते हैं। ये जो इलेक्टिव कोर्सेज होते हैं इसका दारोमदार होता है आपके डिपार्टमेंट्स के ऊपर। एक पूरी एसओपी के थ्रू वो चीज़ें अप्रूव होती हैं, आपकी एकेडमिक काउंसिल अप्रूव करती है, आपका सिंडिकेट अप्रूव करता है, उसके बाद वो कोर्स जो है वो ऐड कर दिया जाता है। बट इट्स नॉट नेसेसरी कि जो कोर्स पढ़ाया जा रहा है वो कोर्स व्हाट यू कॉल इट प्री प्लान्ड हो। ठीक है। तो आपको जो इलेक्टिव्स असाइन किए जाते हैं ना, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो उसी प्रोस्पेक्टस में से या उसी जगह में से हों। आपको जो इलेक्टिव्स असाइन किए जाएंगे वो डिपार्टमेंट सेमेस्टर टू सेमेस्टर चेंज कर रहा होता है। कुछ कोर्सेज़ ऐसे भी होते हैं जो कि पढ़ाए जाते हैं एंड उसको उसका वेट नहीं करना चाहिए हमें कि एकेडमिक काउंसिल या जब ये सारी मीटिंग्स होंगी और जब अप्रूव होगा तब जाकर हम पढ़ाएंगे। अगर तब तक का हम वेट करते हैं तो लेट सपोज़ कि वो सेमेस्टर 6 का कोर्स था और आप अब 7th सेमेस्टर में आ गए, तो अब आप वो कोर्स पढ़ ही नहीं सकेंगे कभी, क्योंकि वो अप्रूव नहीं था तब तक। तो इस वजह से डिपार्टमेंट्स के पास ये लीवे होता है कि वो कोर्सेज़ ऑफ़र करके पढ़ा देते हैं, और उसके बाद जो है वो कोर्सेज़ चेंज होते रहते हैं और ऐड होते रहते हैं, रिमूव होते रहते हैं फ्रॉम द इलेक्टिव्स लिस्ट। ठीक है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि जो लिस्ट दी गई है उसी के अंदर से हो। हाँ, ये हो सकता है कि जो लिस्ट है, बट आई एम ट्राइंग टू से, ये नहीं हो सकता कि जो आपको लिस्ट दी गई है उसके कंटेंट से बिल्कुल हट कर हो चीज़। तो जिस तरह से आप कह रहे हैं ना कि एंटरप्रेन्योरशिप एंड लीडरशिप का आपको कोर्स दे दिया गया है, तो मे बी इस टाइटल के साथ वो कोर्स उस प्रोस्पेक्टस में या आपकी वेबसाइट पर मौजूद ना हो, लेकिन उस तरह का कोर्स कोई मौजूद होगा, से इंट्रोडक्शन टू लीडरशिप होगा या इस तरह का कोई कोर्स होगा या समथिंग मैनेजमेंट रिलेटेड होगा। सो ये डिपार्टमेंट के ऊपर होता है कि वो कौन से कोर्स पढ़ा दें। इट्स नॉट नेसेसरी कि जो कोर्स लिखा हुआ है, कई जगह पर आपको ऐसा भी लिखा हुआ नज़र आएगा कि सम मैनेजमेंट इलेक्टिव, तो मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई इलेक्टिव होगा। इट कैन बी एंटरप्रेन्योरशिप, इट कैन बी डिजिटल मार्केटिंग, इट कैन बी ई कॉमर्स, इट कैन बी मैनेजमेंट, कोई भी कोर्स हो सकता है। सो मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको एक कोर्स उसमें पढ़ना होगा। ठीक है। तो ये डिसीजन लिए जाते हैं और उसके बाद इसको दिया जाता है। इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको जो लिस्ट दे दी गई है सिर्फ उसी में से आपके इलेक्टिव्स होंगे। हाँ, कंप्यूटर साइंस के जो इलेक्टिव्स हैं वो ज़्यादातर वहीं से फॉलो किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, मशीन लर्निंग है, एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, आई थिंक और भी कुछ कोर्सेज़ हैं, बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो कि लिस्ट आपको जो दी गई है उसी में से जो है वो ऑफ़र किए जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। उसके अंदर ये चीज़ फॉलो की जाती है, बट नॉट इन जनरल कोर्सेज लाइक मैनेजमेंट के कोर्सेज हो गए, इंग्लिश के कोर्सेज हो गए, अप्लाइड फिज़िक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। ये कोर्सेज लाजमी नहीं है कि आपको उस इलेक्टिव्स में दिए जाएँ।
ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। आई थिंक अब कोई सवाल ऐसा नहीं है जिसको मैंने एड्रेस ना किया हो। ओके, हसान सलीम का क्वेश्चन है, स्कॉलरशिप कितनी टाइप्स की होती हैं यूनी में और कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्राइटेरिया भी बताएं कुछ। ओके, मैं मुझे इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं वैसे। मैं आपको गाइड कर देता हूँ थोड़ा सा कि आपको करना क्या है। स्कॉलरशिप्स जो हैं उसमें आई थिंक हमारे पास एक मेरिट स्कॉलरशिप है, विच इज़ आई थिंक अगर आप 2-3 सेमेस्टर्स तक अपनी CGPA 3.8 से ऊपर या 3.6 से ऊपर कोई उसकी लिमिट है, अगर आप तीनों सेमेस्टर में इतनी लेते हैं तो आपको एक सेमेस्टर की स्कॉलरशिप मिल जाती है, समथिंग लाइक दैट। और इसी की तरह आई थिंक गवर्नमेंट की तरफ से जो अब एहसास स्कॉलरशिप है और इस तरह की एक दो और HEC की स्कॉलरशिप्स हैं जो कि मिल सकती हैं आपको। ये आपको सही तरह से गाइड पता है कौन सा डिपार्टमेंट कर सकता है? वो कर सकता है डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स। आपका रब्ता आई थिंक उनसे हुआ है या नहीं हुआ है? फिज़िकली आप नहीं थे यूनिवर्सिटीज़ में तो आई थिंक इतना रब्ता आपका नहीं हुआ होगा उनसे। बट ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स जो है मेन बिल्डिंग के अंदर उनका ऑफिस है, आप उनके पास जाकर और इसकी मालूमात ले सकते हैं आई थिंक। या अगर उनके पास वो अगर आपको फॉर्म्स वगैरह इस तरह की कोई चीज़ नहीं देते तो वो आपको गाइड बेहतर कर सकेंगे, मुझसे बेहतर वो गाइड कर सकेंगे कि स्कॉलरशिप्स कौन कौन सी हैं यूनिवर्सिटीज़ में और आप उनके लिए किस तरह एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो आप डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स से रब्ता करें और वो आपको सही तरह आई थिंक बता देंगे। अच्छा, मोहम्मद मुताहिर कह रहे हैं KU ओपन है सफ्दर साहब। रिजवान वसीर इज सेइंग कि व्हाट इफ़ वी वांट टू चेंज द कोर्स ऑफ लीडरशिप, यू कांट चेंज द कोर्स। लाइक आई सेड के डिपार्टमेंट की उस पर होता है ये कि वो कौन सा कोर्स आपको ऑफ़र करते हैं। मैनेजमेंट इलेक्टिव होगा तो वो मैनेजमेंट इलेक्टिव में कोई भी कोर्स आपको ऑफ़र कर सकते हैं। ऑब्वियसली वो कोर्स नहीं होगा जो कि आप पहले से पढ़ चुके हैं, तो वो आपको कोई भी कोर्स ऑफ़र कर सकते हैं और आपने वो कोर्स पढ़ना है, जस्ट लाइक अदर कोर्सेज। जिस तरह इलेक्टिव्स का ये होता है कि बैचलर्स लेवल पे स्पेशली फ़र्स्ट कुछ सेमेस्टर्स के अंदर स्टूडेंट्स के पास ये नहीं होती है पावर कि वो चेंज करवा सकें अपना कोर्स। ठीक है, क्योंकि आपको जो डिपार्टमेंट कह रहा है आपने वो पढ़ना है एटलीस्ट जब तक आप 3 या 4 सेमेस्टर नहीं गुजार लेते। उसके बाद जब क्योंकि स्टूडेंट्स को भी अभी पता नहीं होता कि हमने कौन सा कोर्स पढ़ना है। आप अगर फॉर एग्जांपल आप ये कह रहे हैं कि आपने ये कोर्स नहीं पढ़ना, तो मे बी आप ये कह रहे हो 20 स्टूडेंट्स और कह रहे हो, मे बी आपकी क्लास में 10 से 12 स्टूडेंट्स हैं जो कि कह रहे हो कि नहीं हमें यही पढ़ना है, राइट। तो इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को से बचने के लिए स्टार्टिंग के कुछ सेमेस्टर में जो आपको डिपार्टमेंट कह रहा है आपने वो पढ़ना है। हाँ, अगर आपको लगता है कि अगले सेमेस्टर में, क्यों फॉर एग्जांपल आपने 4th सेमेस्टर पढ़ा और आपको पता है कि 5th सेमेस्टर के कोर्सेज कौन से हैं, तो उनको स्टार्ट होने से पहले ही आप एक एप्लीकेशन लिखें CR के थ्रू, और CR वो जाके एप्लीकेशन HOD को दें कि सर हम सब स्टूडेंट्स या हमारी क्लास जो है वो ये कोर्स ऑफ़र करवाना चाह रहे हैं इंस्टेड ऑफ दिस कोर्सेज। तो HOD फिर उसके ऊपर देखेंगे और डिसाइड करेंगे कि आया आपके बताए हुए कोर्स पढ़ाना चाहिए या जो कोर्स पहले से लिखा हुआ है वो पढ़ाना चाहिए। तो अगर आप ये टाइमली अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा देंगे, टाइमली का मतलब ये है कि आपके 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और आपको पता है कि 5th की इनरोलमेंट आने वाली है अगले हफ्ते या 1-2 हफ्ते में, तो आप ये HOD को पहले ही बता दें कि सर ये कोर्सेज़ हमें लगता हैं, हम ये चाहते हैं कि इस फॉर एग्जांपल मशीन लर्निंग की जगह हमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पढ़ाया जाए, तो हम ये वाला कोर्स चाह रहे हैं। तो मे बी वो आप लोगों को जो है वो अकोमोडेट कर दें उसमें, बट नॉट एट दिस लेवल। अभी इस लेवल के ऊपर चूँकि जनरल कोर्सेज़ हैं, जनरल इलेक्टिव कोर्सेज़ हैं, तो इस लेवल के ऊपर आप डिसाइड नहीं करेंगे, डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा। सफदर हुसैन, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। ठीक है, अगेन डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट अफेयर वुड बी बेटर सूटेड फॉर दैट, वो ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे। आई स्टिल हैव नो आइडिया कि इस तरह की कोई स्कॉलरशिप है भी या नहीं है। ठीक है, सो आप अगर डायरेक्ट पूछ लेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा। मैं अगर पूछूंगा तो क्योंकि मैं उस लेवल पर नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं लगेगा कि आपने क्या क्या सवालात पूछने थे। मैं पूछूंगा तो वो हो सकता है कि वो मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स दे दें या कुछ लिंक वगैरह दे दें, मैं वो आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, दैट्स इट। बट ये है कि आप अपने मसाइल उनको आके ख़ुद बताएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर टैकल कर लेंगे। हसाम शाह, ये भी डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट अफेयर का इशू है। स्टूडेंट अफेयर्स का एक पूरा डिपार्टमेंट है हमारी यूनिवर्सिटी में, अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होता।
उनका काम यही है कि वो स्टूडेंट के जितने भी अफेयर्स हैं, गलत स्टूडेंट्स अगर कुछ कर रहे हैं या स्टूडेंट्स अगर कुछ सही करना चाह रहे हैं, तो उनकी वो बात सुनकर और वो अप्लाई करने की कोशिश करते हैं या उनके मसाइल को हल करते हैं। तो ये दोनों इश्यूज़ जो हैं सफदर हुसैन और असाम शाह आपके, आई थिंक उनके पास आप ले जाएं तो दे विल बी बेटर सूटेड फॉर गाइडिंग यू। ठीक है। तो लाइक आई सेड कि एडवाइज़र का काम ये नहीं है कि वो आपके मसाइल सॉल्व करेगा, आपको मैं गाइड कर सकता हूँ। तो आप वहाँ पर चले जाएं तो मे बी वो आपके कुछ मसले को बता दें। ऑल राइट, इज़ देयर एनी अदर इशू यू वांट मी टू एड्रेस? अच्छा जी। ओके, टेल मी, लास्ट क्लास में हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो हो रही थी हमारी, उसमें हमने कहाँ तक काम किया था? क्या चीज़ डिस्कस हो रही थी जब हमने क्लास ख़त्म की? ओके, आसाम शाह क्लासेस में एसी वगैरह भी लगा दें? आई थिंक लगे हुए हैं। कौन से डिपार्टमेंट है, एसी में नहीं लगे हुए? फिज़िकल जब चेंज होंगी क्लासेस तो देखेंगे। आई थिंक अभी कोई नई बिल्डिंग भी अलॉट हो रही है, तो फिर मेरे हिसाब से वो चीज़ें चेंज होंगी सारी की सारी। खादिम हुसैन, आपका रिज़ल्ट शो नहीं हो रहा, बाकी सबका शो हो रहा है सीएमएस के ऊपर। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से रब्ता करें, ईमेल लिखें, जाएं उनके पास, मेरा रिज़ल्ट क्यों नहीं शो हो रहा, व्हाट इज़ द इशू? अच्छा ठीक है, आई थिंक यू आर टेलिंग मी के सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स रिलायबिलिटी, ठीक है, आई थिंक आई कैन गेट योर पॉइंट कि हम कहाँ पर थे। ओके, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेक्चर्स, लेक्चर नंबर 1। दिस वाज द लेक्चर जो कि हम पढ़ रहे थे। ये बात हो गई थी हमारी। ठीक है, स्टेप पे आते हैं। स्टेप्स इन अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस। स्लाइड नंबर 9 पढ़ रहे थे ग्राफ। अच्छा हाँ, इस स्लाइड्स में कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं। चेंज से मुराद ये है कि डबलिंग हो गई है कुछ। सो ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और ये ग्राफ के बाद भी यही चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो चलें ग्राफ पे ही पढ़ लेते हैं। इसके बाद आई थिंक एक स्लाइड हमने नहीं पढ़ी थी, फिर आगे चलते हैं। राइट, तो ये ग्राफ हमने देखा था कि एक्चुअली ये ग्राफ क्या शो कर रहा है। ग्राफ स्टडी करना आते हैं आप सबको? बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ग्राफ्स स्टडी करने चाहिए आपको। आई थिंक ग्राफ स्टडी करना इतना कोई मुश्किल नहीं है, बट ये है कि जस्ट गिव मी एन आंसर, कैन यू रीड अ ग्राफ? ओके, स्क्रीन शो नहीं हो रही, सॉरी 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 सॉरी, लेट मी शेयर द स्क्रीन। हियर यू गो, विजिबल नाउ? खादिम हुसैन सिंह हमें स्कूल में पढ़ाते हैं, स्कूल की बिल्डिंग में पढ़ाते हैं, स्कूल में नहीं पढ़ाते। Again, the better way to solve your problem is to write an application or an email। CR के थ्रू एप्लीकेशन भेजें कि हमारे सेक्शन में ये मसला है, HOD को भेजें या कोऑर्डिनेटर को भेजें। आपके डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेटर मिस्टर अमीन छजड़ों हैं, वो फिर बताएंगे कि क्या करना चाहिए या कब तक आपको वेट करना होगा या आपकी क्लासें कहाँ शिफ्ट होंगी। लेट्स सी। अवीद अहमद, आपका रोल नंबर क्या है? आप रोल नंबर भी लिखते हैं ज़रा अपने नाम में। अब्दुल्ला मुश्ताक, आप भी ज़रा रोल नंबर लिखें अपने नाम के साथ। हसाम शाह ने भी अपना रोल नंबर नहीं लिखा नाम के साथ। जासिर आज़म ने भी नहीं लिखा। जवाद अहमद ने भी नहीं लिखा।
ओके, सो यस के मेरे पास जवाब आए हैं दो चार। आई थिंक वो यस उन सवालों का जवाब है, इस सवाल का जवाब है जो कि मैंने पूछा था कि क्या आप ग्राफ को स्टडी कर सकते हैं या नहीं। ठीक है। ओके, सो वेयर वर्सेस डिटीरियोरेशन। आई थिंक हम ये लास्ट क्लास में हमने ये बात की थी कि अ सॉफ्टवेयर डज नॉट वेयर आउट। सॉफ्टवेयर घिसता नहीं है, बट इट कैन डिटीरियोरेट। डिटीरियोरेट का मतलब ये है कि वो वक्त के साथ अपनी वैल्यू गंवा सकता है। घिसेगा नहीं, वो घिसने का मतलब ये है कि वो आप अगर उसको उस तरह से यूज़ करना चाहेंगे जिस तरह से वो फर्स्ट टाइम यूज़ हो सकता था, तो वो यूज़ हो सकता था, यूज़ हो सकता है अब भी वो। बट आप उसको अब उस तरह से यूज़ नहीं करना चाह रहे, आप ये चाह रहे हैं कि उसके अंदर कुछ अपडेशन हो जाए। टेक एन एग्जांपल ऑफ one of the simplest things that we experience in daily life, फेसबुक। फेसबुक जो फर्स्ट टाइम फेसबुक था 2007-8 में, जो फेसबुक था, अब फेसबुक 2020 में उससे बहुत मुख्तलिफ है। आई एम टॉकिंग अबाउट द वेबसाइट। उससे ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है, बहुत चेंज हो गया है। बिकॉज़ जो सॉफ्टवेयर पहले बनाया था उन्होंने, सॉफ्टवेयर कह लेते हैं फ़िलहाल उसको, वेबसाइट वगैरह नहीं कहते, जो सॉफ्टवेयर पहले बनाया उन्होंने वो घिसा नहीं। अगर आप चाहें उसको उसी तरह यूज़ करना जिस तरह 2007 में यूज़ करना चाह रहे थे आप, तो आज भी वो सॉफ्टवेयर उस तरह से यूज़ हो सकता है। यानी कि वो वेयर आउट नहीं हुआ, लेकिन वो डिटीरियोरेट हो गया है, उसकी वैल्यू अब वो नहीं रही। उस सॉफ्टवेयर की वैल्यू अब वो नहीं रही, बिकॉज उसके इर्द गिर्द की टेक्नोलॉजीज़ चेंज हो गई, यूज़र चेंज हो गए, यूज़र के परसेप्शंस चेंज हो गए, तमाम चीज़ें चेंज हो गई, जिसकी वजह से वो सॉफ्टवेयर चेंज नहीं हुआ है, वो सॉफ्टवेयर ख़त्म नहीं हुआ है, वो सॉफ्टवेयर घिस नहीं गया है, वेयर आउट नहीं हुआ है, बल्कि डिटीरियोरेट हो गया है। डिटीरियोरेट का मतलब ये है कि वक्त के साथ अपनी वैल्यू उसने खो दी है। ठीक है। तो अगर आप इस ग्राफ को देखें तो इसमें एक कर्व तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और वो है ये वाला कर्व। ये जो आपको एक कर्व नज़र आ रहा है, एक बोल्ड कर्व जो नज़र आ रहा है, डार्कर लाइन, दिस इज़ द आइडियलाइज्ड कर्व। इस कर्व को आइडियलाइज किया जाता है, यानी कि एक आइडियल दुनिया में जहाँ पर टेक्नोलॉजी बेस्ट टेक्नोलॉजी है, और वो अब बेस्ट से बेस्ट नहीं हो रही, बेस्ट टेक्नोलॉजी है, यूज़र का परसेप्शन हमेशा सेम है, चेंज नहीं हो रहा। एक आइडियल वर्ल्ड है सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए, जिसमें यूज़र आए दिन आपसे कोई नई चीज़ नहीं मांगता, टेक्नोलॉजी आपको नई चीज़ अपडेट करने का नहीं कहती हर दफ़ा। तो ऐसी आइडियल दुनिया में ये वाला जो कर्व है, ये एक बहुत अच्छा कर्व है, जो कि ये बता रहा है कि आप जितना ज़्यादा टाइम लगाएंगे अपने सॉफ्टवेयर को इंजीनियर करने में, उतना ही कम फेलियर रेट आपको दिखेगा। एक वक्त ऐसा आएगा, इस कर्व में एक बात ये भी है, ग्राफ को स्टडी कर रहे हैं हम, इस कर्व में एक बात ये भी है कि एक लिमिट है इस चीज़ की भी। लेट्स सपोज यहाँ पर हम देखते हैं इस पॉइंट को, बहुत कम टाइम आपने लगाया, बहुत ज़्यादा फेलियर रेट था। फिर आप देखें थोड़ा सा टाइम आपने ज़्यादा लगाया, थोड़ा सा मामूली सा, फेलियर रेट काफ़ी गिर गया। आप देखें कि ये नीचे बहुत आ गया है, लेकिन ये आगे उतना नहीं गया। आपने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाया, फेलियर रेट काफ़ी गिर गया। फिर आपने थोड़ा सा और टाइम लगाया, सिर्फ टाइम आपने इतना बढ़ाया, इतना इतना सा टाइम बढ़ाने पे आपका फेलियर रेट इतना गिर गया। ठीक है, तो आई थिंक ये एक्सपोनेंशियल चेंज है। तो आप अगर यहाँ पर आते हैं फॉर एग्जांपल, तो आपने टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगा लिया, लेकिन फेलियर रेट ड्रास्टिकली आपका कम हो गया। इसी तरह आपने उतना ही टाइम थोड़ा सा और लगाया, तो आपका फेलियर रेट 4 गुना 5 गुना कम हो गया। इतना सा टाइम आपने ज़्यादा लगाया अपना सॉफ्टवेयर को इंजीनियर करने में, और आपका फेलियर रेट बहुत गिर गया। फेलियर रेट गिरने का मतलब यह है कि आपका सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा हो गया, उसमें बहुत कोई मसले नहीं बचे, कम मसले बचे। लेकिन अगर हम इस पॉइंट को देखें, ये एक पॉइंट देखें, ये वो पॉइंट है जहाँ पर आपने ये फॉर एग्जांपल सम टाइम लगाया, आपने 1 साल लगाया या आपने 6 महीने लगाए, ये वो टाइम है। यहाँ पर आपका फेलियर रेट इतना रहा, से दिस इज़ 5%। 5% फेलियर रेट इज़ अ वेरी गुड फेलियर रेट, बहुत कम फेलियर रेट है। बट अगर आप देखें कि आपने ये जो 6 महीने लगाए, यही काम अगर आप 7 महीने में करते, या 8 महीने में करते, या 10 महीने में करते, या 1 साल में करते,
आपका फेलियर रेट 5% ही रहना था। इस ग्राफ से, इस आइडियलाइज्ड कर्व से एक बात जो कि इम्पोर्टेंट और हमें समझ में आती है वो ये है कि एक बात आप ये तो कह रहे हैं कि टाइम जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना ही फेलियर रेट कम होगा, बट आप उसके साथ ये भी कह रहे हैं कि उस टाइम की भी एक लिमिट है। यहाँ पर देखें, आपको नंबर्स नज़र नहीं आ रहे हैं कि 6 महीने ही लगाना है या साल ही लगाना है। इट्स अ थ्योरेटिकल थिंग, और कहा यह जा रहा है कि आप जितना ज़्यादा टाइम लगाएंगे आपका फेलियर रेट उतना ही कम होगा। बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जितना भी ज़्यादा टाइम लगा लें उतना ही कम आपका फेलियर रेट होगा। नहीं, फेलियर रेट की एक लिमिट है। 5% फेलियर रेट तो कहीं नहीं गया। लेट सपोज ये ग्राफ आपको ये बता रहा है 5% फेलियर रेट तो कहीं नहीं गया। तो बजाय इसके कि आप 1 साल लगाएं अपने डिपार्टमेंट को बना सॉरी अपने सॉफ्टवेयर को बनाने में, आप क्यों ना 6 महीने ही लगाएं। क्योंकि आप चाहे 6 महीने लगाएं, आप चाहे 8 महीने लगाएं, आप चाहे 10 महीने लगाएं, आप चाहे 2 साल लगाएं, आपका फेलियर रेट 5% से तो नीचे नहीं गिरेगा। तो वाई नॉट जस्ट डिप्लॉय योर सॉफ्टवेयर when it is 5% at 5% of failure rate, right? So this time will change depending on the software, depending on the nature of the software obviously। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कि आपको टाइमली जो है वो लॉन्च करने पड़ते हैं। तो उस सिचुएशन में आपको आपके पास टाइम बहुत कम होता है। लेट्स सपोज आपके पास सिर्फ 2 दिन है और आपने उसमें सॉफ्टवेयर को इंजीनियर करके डिप्लॉय कर देना है। अगर आप डिप्लॉय नहीं करेंगे तो फिर आज से आपकी मार्केट चली जाएगी, कोई और डिप्लॉय कर देगा इतने में। तो अगर आपने वो डिप्लॉय कर दिया तो डोंट वेट फॉर कि आपने अगर 1-2 दिन लगा दिए हैं तो आप 3 दिन लगाएंगे तो आपका फेलियर रेट और कम हो जाएगा। नहीं होगा कम, आपका फेलियर रेट 5-4% से कम नहीं हो रहा है। तो वाई नॉट जस्ट डिप्लॉय इट राइट नाउ। ठीक है, 100% कोई भी सॉफ्टवेयर सही नहीं होता। तो इट्स बेटर टू नो योर लिमिट। आपकी लिमिट क्या है, आप कहाँ तक जा सकते हैं, आप कितना इंतज़ार कर सकते हैं, आप कितने फेलियर रेट को बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका एक फेलियर रेट है सिर्फ 40% भी अगर फेलियर रेट है, एंड यू नो कि अगर मैं इस 40% को 10% पे लाने की कोशिश करूँगा तो मेरी मार्केट ही चली जाएगी सारी की सारी, कोई और आ जाएगा मार्केट में और फिर मेरे प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं रहेगी। क्योंकि अभी लोगों को इतना पता ही नहीं होगा कि वो 40% फेलियर रेट को जांच सकें। अभी तो फ़िलहाल वो लोग सिर्फ सॉफ्टवेयर को एनालाइज कर रहे होंगे। तो जब वो एनालाइज करेंगे वो इस सिचुएशन में जाएंगे ही नहीं कि वो फेलियर वाले सिचुएशन में जाएं, तो इनको पता ही नहीं लगेगा। तो क्यों ना हम अभी से हम इसको लॉन्च कर दें और फिर वक्त के साथ साथ इसको फेलियर परसेंटेज को नीचे ले आएंगे। सो ये चीज़ें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जहन में रखनी पड़ती हैं कि व्हेन टू स्टार्ट, व्हेन टू स्टॉप। इट्स नॉट आइडियलाइज्ड कि आप हमेशा ही अपने टाइम को बढ़ाते रहें इस आसरे में कि आपका फेलियर रेट कम होगा। ये हो गया आपका आइडियलाइज्ड कर्व, आइडियल वर्ल्ड में ऐसा होता है। अब आते हैं एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि आइडियली तो आप ये कह रहे हैं कि आपका सॉफ्टवेयर एक दफ़ा 4% फेलियर रेट पे आ गया तो अब बस इतना ही रहेगा चाहे कितना भी टाइम आप लगा लें। लेकिन एक्चुअली होता ये है, लास्ट क्लास में भी हमने इस पर बात की थी, एक्चुअली होता ये है कि यहाँ तक तो आपका कर्व सेम आता है, लेकिन जैसे ही आप अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं, जैसे ही अपने सॉफ्टवेयर में कोई चीज़ चेंज करते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी आते हैं। तो जब उसके साइड इफ़ेक्ट आते हैं तो ये ग्राफ यहाँ से उठ के यहाँ चला जाता है, यानी कि आपका फेलियर रेट बढ़ जाता है। फिर आपको पता लगता है कि कोई चीज़, कोई साइड इफ़ेक्ट आया, आप फिर उसको चेंज करते हैं, फिर आपका फेलियर रेट आ जाता है। फिर आप उसको चेंज करते हैं, फिर आपका फेलियर रेट आ जाता है। फिर आप चेंज करते हैं, फिर आप इसका आपके सॉफ्टवेयर का फेलियर रेट आ जाता है। तो ये वाला जो आपको कर्व नज़र आ रहा है ना, एक्चुअली दिस इज़ द एक्चुअल कर्व जो कि सॉफ्टवेयर की अपडेशन की वजह से, सॉफ्टवेयर की अपडेट्स और चेंजेस की वजह से एक्चुअली ये कर्व होता है जो कि आम सॉफ्टवेयर्स को रिलाई करना पड़ता है जिस कर्व के ऊपर। यानी कि स्टार्टिंग में उनका सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, फेलियर रेट बहुत कम होगा, लेकिन जैसे ही जैसे वो अपडेट करते जाएंगे अपने सॉफ्टवेयर में, एक वक्त ऐसा आएगा कि उनका फेलियर रेट दोबारा ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा, रादर देन कि उनकी अपडेट की वजह से फेलियर रेट कम हो रहा है। ठीक है, तो बहुत से सॉफ्टवेयर इस तरह के होते हैं जिसमें इट इज़ बेटर टू लॉन्च अदर सॉफ्टवेयर रादर देन अपडेटिंग द सेम सॉफ्टवेयर ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन, राइट। तो एक बात ये हो गई हमारी। अब आगे चलते हैं और आते हैं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के ऊपर। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। बहुत सी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं, एग्जिस्ट करती हैं। उनमें से कुछ यहाँ पर आपको बताई गई हैं।
सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की डिवीज़न इट्स नॉट अ वेरी स्टैटिक थिंग। वक्त के साथ साथ उसकी डिवीज़न में नई कैटेगरीज भी आ जाती हैं और कुछ कैटेगरीज को मर्ज भी कर दिया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि इट इज़ अ नीड, जो कि लाजमी होता है किसी सिस्टम को रन करने के लिए। ठीक। ओके, खलील अहमद इज सेइंग कि ग्राफ्स को रीड करने का तरीका यही होता है। यस, ग्राफ्स जब भी होते हैं तो आप उसको रीड इसी तरह से करते हैं। ग्राफ में आपने सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि एक्सिस क्या शो कर रहे हैं। दिस इज़ वाई एक्सिस, दिस इज़ एक्स एक्सिस, व्हाट इज़ दिस टाइम, व्हाट इज़ दिस फेलियर रेट, एंड दिस इज़ ऑलवेज ज़ीरो। सो इफ़ दिस थिंग इज़ लाइक दैट, तो इसका मतलब ये है कि इट इज़ इंक्रीजिंग। ये एरो भी आपको ये शो कर रहा है, एंड इट इज़ इंक्रीजिंग लाइक दैट। तो विद द इंक्रीज ऑफ टाइम, how does failure rate is increasing? So let's suppose with the increase of time, failure rate is here or here, depending on the curve. तो हम पॉइंट बाय पॉइंट को एक पॉइंट पिक करते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर वैल्यू क्या है। 3-4 पॉइंट्स पिक करते हैं, हमें अंदाज़ा हो जाता है कि एक्चुअली कर्व क्या बन रहा है। सो दिस इज़ द वे जिस तरह हम ग्राफ को रीड करते हैं। ओके, वेयर वर वी? ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि लाजमी होते हैं किसी सिस्टम को चलाने के लिए। किसी हार्डवेयर को रन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर आप उसके ऊपर डालते हैं, जो सॉफ्टवेयर आप उसके साथ कंपैटिबल या उसको असाइन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। टेल मी सम ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर्स योरसेल्फ। कुछ सॉफ्टवेयर्स के नाम बताएं, दोज आर विच आर सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। ओके, ठीक है, गुड एग्जाम्पल्स। शाहजेब जैन कह रहे हैं एंड्रॉयड, एंड ज़ुबैर अहमद कह रहे हैं एंटीवायरस। ओके, ओके, और कुछ स्टूडेंट्स भी मुझे बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अच्छा जी, विंडोज़ सिस्टम। वासिफ नज़ीर इज सेइंग विंडोज़ जो है वो आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बायोस इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। अच्छा, कुछ और सॉफ्टवेयर्स आप मुझे बता रहे हैं जो कि एक्चुअली सिस्टम सॉफ्टवेयर्स नहीं है। अज़रुद्दीन, वी वर आस्किंग के सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की कुछ एग्जांपल्स बताएं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, मैंने ये कहा ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो कि हार्डवेयर को रन करने के लिए चलाए जाएं, हार्डवेयर उसके बगैर अधूरा हो। ठीक है, सिस्टम एक पूरा तब बने जब उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर हो। आमतौर पर सिस्टम सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं वो यही होते हैं जो कि आप लोग भी मुझे बता रहे हैं, यानी कि जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स कहते हैं। राइट, ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम सॉफ्टवेयर्स दोनों अगर फ्रेजेस को आप देखें तो ये मिलते जुलते फ्रेजेस हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स का क्या मतलब है? अ सिस्टम दैट ऑपरेट्स सम हार्डवेयर, एक ऐसा सिस्टम जो कि हार्डवेयर को ऑपरेट करता है। हार्डवेयर उसको बगैर ऑपरेट नहीं किया जा सकता। इसी तरह सिस्टम सॉफ्टवेयर भी ये कह रहा है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम के लिए ज़रूरी है, जो कि सिस्टम को चलाए। बट आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम्स ही होते हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मेरे सामने जो कि आप स्टूडेंट्स नहीं मुझे बताएंगे, विच आर ऑल्सो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स।
So number one, system softwares. Windows is a system software, Linux is a system software, Android is a system software, और इस तरह के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो भी सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं. इसके अलावा एक बहुत अच्छी एग्जांपल सिस्टम सॉफ्टवेयर की है, वो है ड्राइवर्स. द ड्राइवर्स दैट यू नीड टू इंस्टॉल इन ऑर्डर टू रन अ हार्डवेयर. नाउ दोज आर नॉट स्पेसिफिकली ऑपरेटिंग सिस्टम्स, क्योंकि सिस्टम उसके बगैर चल रहा है, बस वो एक हार्डवेयर, एक इक्विपमेंट नहीं चल रहा है. जिस तरह से आप डिवाइस के ऊपर ड्राइवर्स इंस्टॉल करते हो फॉर ग्राफिक्स, फॉर बेटर ग्राफिक्स. आपने एक ग्राफिक्स कार्ड लगवाया, आपने एनवीडिया का ग्राफिक्स कार्ड लगवाया, नाउ दैट ग्राफिक्स कार्ड नीड्स अ ड्राइवर. तो उस ग्राफिक्स कार्ड को, उस ग्राफिक्स रैम को चलने के लिए यू नीड अ सॉफ्टवेयर. दैट सॉफ्टवेयर इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर. ठीक है. अ, एक और एग्जांपल मेरे पास आ रही है, बट दैट एग्जांपल इज़ नॉट नेसेसरीली अ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एंड दैट इज़ एंटीवायरस. Antivirus are not actually system softwares, because your system does not need that software in order to run. वो उसके बगैर भी चल रहा है, बट ये है कि आपने अपनी फिजिबिलिटी के लिए, यूज़र ने अपनी फिजिबिलिटी के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी प्राइवेसी के लिए उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया. बहुत से सिस्टम्स हैं जिसमें एंटीवायरस नहीं होता है और वो चलते हैं सही. हाउ अबाउट कि मैं एक सिस्टम चला रहा हूँ और उसमें इंटरनेट मैंने नहीं इंक्लूड किया हुआ, मैं उसमें कोई आउटसाइड डिवाइस नहीं कनेक्ट कर रहा, एक्सटर्नल डिवाइस नहीं कनेक्ट कर रहा, तो व्हाट डू आई नीड द एंटीवायरस फॉर? So it is a need based software antivirus. It's not actually a system software. So like you guys are saying, Linux, Mac OS, VPN are not system software. VPNs are virtual private networks. जो ये प्राइवेट नेटवर्क्स होते हैं, these are only to bypass some proxies. It is a networking thing. ये लाजमी नहीं होते आपके सिस्टम के लिए, जस्ट लाइक नेटवर्क आपके सिस्टम के लिए लाजमी नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल सम सिस्टम नीड नेटवर्क इन ऑर्डर टू रन इट, उसके अलावा वो नहीं चल सकते. तो उस सिचुएशन में होगा, लेकिन आमतौर पे अगर हम सॉफ्टवेयर्स की बात करते हैं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जो कि हार्डवेयर को रन करने के लिए चलाए जाएं. ओके. iOS की अगर हम एग्जांपल ले लें, लिनक्स की एग्जांपल ले लें, कैमरा इज़ नॉट a system software. It is a hardware. Basically it is a hardware, but if you are talking about the application camera on your laptops or on your tablet or phone, is that a system software? So yes, it is a system software. If I'm talking about the camera application of your mobile phone, so that is a system software, provided that none other application can access the camera, for example. तो अगर आपने कैमरा को यूज़ करना है एंड यू ओपन द एप्लीकेशन कैमरा फॉर दैट, अगर आप कैमरा इंस्टॉल नहीं करेंगे तो से फेसबुक भी आपके कैमरा को एक्सेस नहीं कर सकता और इंस्टाग्राम भी एक्सेस नहीं कर सकता. अगर ये सारी चीज़ें हैं तो वी विल कॉल इट ए सिस्टम सॉफ्टवेयर. द बेसिक थिंग इज़ टू stick with the definition. The definition is that if your hardware is in need of that software in order to run, then that means that that is a system software. Now coming on to application softwares. Application softwares are the softwares which are used in order to get the best out of your hardware. Not कि आपका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर उसके बगैर चल ही नहीं सकता. इट्स लाइक द सॉफ्टवेयर्स जो कि आपके हार्डवेयर के यूज़ को या आपके सिस्टम के यूज़ को बेहतर बना सकें. अगर आप वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना करें, आपका सिस्टम तब भी चल रहा होगा, बट ये है कि उसका उतना फ़ायदा आपको नहीं हो रहा होगा. तो हर तरह के वर्क के लिए, हर तरह की चीज़, हर तरह के काम के लिए अगर आप जो सॉफ्टवेयर अलग से इंस्टॉल कर रहे हैं फॉर योर फिजिबिलिटी, फॉर योर वर्क, दोज आर application softwares. Now again, the forum is open to you. Tell me some of the examples of application softwares.
Good. Good examples. People are saying Zoom is an application software. Good. Zoom is an application software. MS Office is an application software. uh, ओके, मोहम्मद मुजम्मिल का जवाब पे भी मैं आता हूँ. मीडिया प्लेयर, वर्ड, एक्सेल, फायरफॉक्स. ओके, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. ओके, नाउ देर आर सम. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर ऑल, जितने भी आपने भेजे हैं, दीज आर ऑल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स. ओके, बिकॉज they are not system software, so we can call those application softwares. But there is a limit for that as well. अगर आप देखें अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो सिर्फ दो तरह के सॉफ्टवेयर नहीं है, सिस्टम और एप्लीकेशन नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं. एंड आई विल गिव यू अनदर 2 minutes अगेन. और जिन स्टूडेंट्स ने मुझे ये सारे भेजे हैं कि भाई ये भी आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और ये है, जस्ट लुक एट द वर्डिंग ऑफ सम अदर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स एंड टेल मी, क्या अब भी आप समझते हैं कि आपके बताए हुए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं या कुछ और हैं? फॉर एग्जांपल तूबा खान ने कहा है व्हाट्सएप. सो लेट्स से मैं कहता हूँ ओके व्हाट्सएप इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बट लुक एट इट अगेन, देयर आर सम अदर टाइप्स एज वेल. सो क्या आपने जो बताया है व्हाट्सएप, वो किसी और में तो नहीं आएगा रादर देन इन द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? सो ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स टेल मी अगेन. ओके, अच्छा जी. सो रिजवान वसीर इज सेइंग व्हाट्सएप इज़ अ वेब एप्लीकेशन. मोहम्मद मुजम्मिल, आपको जिस तरह से मैंने कहा था कि कुछ देर में आता हूँ, आपने खुद ही सही कर दिया अपना जवाब कि IDEs फॉर प्रोग्रामिंग आर नॉट एक्चुअली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बट दे आर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर्स, दे आर सिस्टम सॉफ्टवेयर्स. रिजवान वसीर इज सेइंग कि PDF कन्वर्टर, PDF रीडर, दीज आर system softwares. No, 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 these are application softwares. A system can run without converting anything to PDF. System is running, you need it for your feasibility, so you are applying that thing on your computer. So now let's try again, beginning with the system software again. अब मेरी बात आप सुन लें ज़रा. सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो कि हार्डवेयर को चलाने के लिए लगाया जाए, दैट इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर. और कॉमनली हमने इसको कहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो होते हैं वो बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिसमें एंड्रॉयड आ गया, विंडोज़ आ गया, मैक OS आ गया, ये सारी चीज़ें आपकी सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आर द सॉफ्टवेयर्स जो कि यूज़र अपने किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए लगाए एक सिस्टम में. सिस्टम का काम कम्प्लीटली वो ना हो, लेकिन सिस्टम में एक एडिशनल काम या उससे वो काम भी करवाने के लिए आप एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दें. फॉर एग्जांपल, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, उस मोबाइल फ़ोन में आपने एप्लीकेशन डाउनलोड की, से रिमोट की एप्लीकेशन आपने डाउनलोड की. यू नीडेड टू कंट्रोल अ TV और एन AC विद अ रिमोट. आपके पास रिमोट नहीं था तो आपने एक एप्लीकेशन डाउनलोड की. अब वो मोबाइल उसके बगैर भी चल रहा था, बट बिकॉज ऑफ योर फिजिबिलिटी आपने वो एक एप्लीकेशन डाउनलोड की. दैट इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. इसी तरह आप फेसबुक की एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं.
अब आते हैं इंजीनियरिंग और साइंटिफिक सॉफ्टवेयर के ऊपर। इंजीनियरिंग और साइंटिफिक सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि आप यूज़ करते हैं, जो कि इंजीनियर्स यूज़ करते हैं या साइंटिस्ट्स यूज़ करते हैं in order to uh, in order to study or work on something that is not a very traditional way of solving problems. Like for example, इसकी जो examples हैं उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर आते हैं, मैटलैब, मैथमेटिक्स लैब। मैटलैब का सॉफ्टवेयर अगर आपने चलाया हो तो मैटलैब का सॉफ्टवेयर आर इट इज़ स्पेसिफिकली यूज्ड बाय साइंटिस्ट्स। ठीक है, मैटलैब के सॉफ्टवेयर के अंदर कोई आम सा बंदा आकर कोई अपनी सिर्फ कोई डॉक्यूमेंट लिख कर नहीं चला जाता, या हर किसी बंदे के पास मैटलैब इंस्टॉल्ड नहीं होता कि उसने वो काम करना है कोई। इट इज़ स्पेसिफिकली डिज़ाइंड फॉर इंजीनियर्स एंड सॉफ्टवेयर्स, साइंटिस्ट्स। ऑटोकेड जिस तरह से कह रहे हैं, सो ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं, या एडोब फोटोशॉप वगैरह की अगर आप बात करें तो ये भी वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि एक आम यूज़र के लिए नहीं है। दीज आर स्पेसिफिकली फॉर इंजीनियर्स, साइंटिस्ट्स एंड वर्कर्स, राइट। इसी इसके एवज अगर हम किसी और सॉफ्टवेयर को उठाते हैं, फॉर एग्जांपल एक्सेल या वर्ड, ये सॉफ्टवेयर है जो आमतौर पर आप सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करते हैं। यू डोंट नीड टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और अ साइंटिस्ट इन ऑर्डर टू यूज़ दैट। लेकिन अगर आप ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आप कोई साइंटिस्ट यूज़ कर रहा है, जो कि इंजीनियर यूज़ कर रहा है, उस सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं इंजीनियरिंग या साइंटिफिक सॉफ्टवेयर। और इसमें एक बहुत अच्छी एग्जांपल आप लोगों के लिए है, आप जो आईडीईज़ यूज़ करते हैं, जो विजुअल स्टूडियो आप यूज़ करते हैं या डेव यूज़ करते हैं, या इस तरह का कोई भी आप इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट अगर आप यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट एन एक्चुअली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दैट इज़ एन इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर। आप उसमें कोड करते हैं, आप उसमें आके अपना सॉफ्टवेयर बनाते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर, दैट इज़ एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं, अच्छा, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर आर प्रिटी मच द सेम थिंग एज सिस्टम सॉफ्टवेयर, राइट। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर तकरीबन वही चीज़ हैं जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। फ़र्क क्या है? एम्बेडेड सॉफ्टवेयर्स ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इसकी मैं डेफिनेशन स्टार्ट कर रहा हूँ एंड यू विल सी कि इसकी स्टार्टिंग डेफिनेशन वही है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की है। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि किसी हार्डवेयर को रन करने के लिए इस्तेमाल किए जाएं, और ऐसे हार्डवेयर पे इंस्टॉल किए जाएं जो कि स्पेसिफिकली बना एक एक्सपर्ट काम के लिए हो, सब कामों के लिए ना बना हो। कहने का मतलब ये है, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो कि आप किसी हार्डवेयर को, ऐसे हार्डवेयर को रन करने के लिए चलाएं जिस हार्डवेयर को उस सॉफ्टवेयर के अलावा किसी और सॉफ्टवेयर की नीड ना हो। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, आप टेलीविज़न यूज़ करते हैं, आप सबने टेलीविज़न देखा होगा। अब वो जो टेलीविज़न है उसको जब आपने कोई इसमें तार इनपुट नहीं की, तो वो टेलीविज़न यूजुअली आपको एक ब्लू स्क्रीन सी दिखा रहा होता है, और आप रिमोट में मेन्यू का बटन दबाएंगे तो मेन्यू भी आ जाएगा, आप उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, आप उसमें चैनल चेंज भी कर सकते हैं, आप उसके अंदर साउंड सिस्टम चेंज कर सकते हैं। कैन यू टेल मी कि उसके अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर हुआ हुआ है? उसके अंदर देखें सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं हुआ हुआ, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि हार्डवेयर को चलाने के लिए लगाया जाए, प्रोवाइडेड कि उसके अलावा उसके अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी आ सकें। लेकिन अगर टेलीविज़न के अंदर देखें हम, तो वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर लगा हुआ है जो कि सिर्फ इसी मकसद के लिए है कि वो हार्डवेयर को रन करे, उस हार्डवेयर को आप किसी और काम में नहीं ला सकते। दैट सिस्टम इज़ नॉन एज एन एम्बेडेड सिस्टम, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज एन एक्सपर्ट सिस्टम। इसी तरह लेट सपोज से कोई एक एग्जांपल उठाते हैं, स्मार्ट वॉचेस। स्मार्ट वॉचेस जो हैं, इसी तरह आपके एयर कंडीशनर्स की एग्जांपल ले लेते हैं, या इस तरह की सारी भी चीज़ें, इनके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हैं, बट यू नो दोज आर नॉट सिस्टम सॉफ्टवेयर, दोज आर एम्बेडेड सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर दैट हार्डवेयर, and that hardware does not need any other application, any other update, any other application, any other software in order to run at its best. ऐसा नहीं हो सकता कि एसी के अंदर आपने एसी के सॉफ्टवेयर के अलावा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी डाल दिया है तो वो ज़्यादा ठंडक दे रहा है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, जो सॉफ्टवेयर है उसके लिए वही बना हुआ है, दैट इज़ एन एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। अब आते हैं प्रोडक्ट लाइन सॉफ्टवेयर के ऊपर, एंड प्रोडक्ट लाइन सॉफ्टवेयर is a kind of software that gets integrated with a line of products. It is,
अगेन इट इज़ लाइक एन एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। ये मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए बनता है, बट ये है कि जिस एक चीज़ के लिए बना है उसी के लिए बना है, बट ये है कि इट गेट्स इंटीग्रेटेड विद द लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स। लाइक फॉर एग्जांपल द सॉफ्टवेयर्स दैट मशीन्स यूज़ इन अ फैक्ट्री। एक फैक्ट्री के अंदर जो सॉफ्टवेयर्स यूज़ करती हैं मशीन्स, आपने देखा होगा, अगर फैक्ट्रीज आपने विज़िट नहीं की हैं तो टेलीविज़न के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज़ के अंदर आपने देखा होगा हाउ डू फैक्ट्रीज वर्क। तो उसमें होता क्या है, उसमें एक मशीन के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ हुआ है जिसका काम सिर्फ ये है कि उसने से रोल करना है, टायर्स को रोल करना है, वट वो उसने करना है। अब दूसरी मशीन का काम ये है कि उसके पास जैसे इनपुट आती है, वो टायर्स आते हैं तो वो उसको से शॉपर के अंदर रोल करता है। फिर वो एक दूसरी असेंबली में चले जाते हैं, फिर वो कार के अंदर लगते हैं, फिर वो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक फैक्ट्री के अंदर हो रही होती हैं। नाउ यू सी ईच मशीन हैज़ एन एम्बेडेड सॉफ्टवेयर ऑफ इट्स ऑन, बट ऑल ऑफ दैट फैक्ट्री, ऑल ऑफ दैट मैकेनिज्म हैज़ अ सॉफ्टवेयर दैट इज़ इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब है कि वो एक साथ काम कर रहे हैं। कार के टायर्स से जब तक नहीं लगेंगे, जब तक कि उससे पहले का काम नहीं हो जाता, तो उस सॉफ्टवेयर को पता है ना कि उससे पिछला काम होना है, वो भी पिछले एम्बेडेड सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्टेड है। तो जब ये सारे सॉफ्टवेयर मिल के एक प्रोडक्ट लाइन बनाते हैं, तो इस पूरे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है प्रोडक्ट लाइन सॉफ्टवेयर। हमने फैक्ट्री की एग्जांपल ली है, इसी तरह से एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। कोई और एग्जांपल आपके जहन में आ रही है इस फैक्ट्री वाली एग्जांपल के अलावा? ऑटो कार वॉश, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो आई थिंक अ फैक्ट्री, बट अ गुड एग्जांपल अगेन। ऑटो कार वॉश अगर हम चले जाते हैं तो कार वॉश जब आप जाते हैं तो कार वॉश के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो हर स्टेप जो है वो दूसरे स्टेप के ऊपर जो है डिपेंड कर रहा होता है। अगर वो स्टेप हो गया है तो वो सेकंड स्टेप पर जाएगा, फिर वो थर्ड स्टेप पर जाएगा, फिर वो फोर्थ स्टेप पर जाएगा। इस तरह वो स्टेप्स बाय स्टेप्स चलते रहते हैं, और उनके अंदर जो सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, हर मशीन को बताया जा रहा है कि उनका काम क्या है, और वो फिर नेक्स्ट मशीन को बताती हैं कि हमने ये काम कर लिया, अब आप नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाएँ। ठीक है, सो दीज आर एक्चुअली प्रोडक्ट लाइन सॉफ्टवेयर। देन आते हैं हम वेब एप्लीकेशंस के ऊपर। वेब एप्लीकेशंस और जिसको आम ज़बान में आप वेबसाइट्स कह लें, राइट। वेबसाइट्स आर एक्चुअली वेब एप्लीकेशंस। बस ये है कि वो एक किसी सिस्टम के ऊपर नहीं होती हैं, दोज आर सॉफ्टवेयर्स, ऑब्वियसली दोज आर नॉट हार्डवेयर्स। वो किसी जगह पर रखे हुए होते हैं, वो किसी कैलिफोर्निया के सर्वर के ऊपर रखे हुए हैं, बट यू कैन एक्सेस दोज सॉफ्टवेयर्स हेयर ऑन योर कंप्यूटर. So you are accessing those applications through web. If you are accessing an application through web, then that application is a web application, right? इस वेब एप्लीकेशन को एक मिनट के लिए थोड़ा सा साइड में रखें, क्योंकि मैं एक दो चीज़ें इसमें और ऐड करूँगा और फिर हम इसका फ़र्क देखेंगे कि एक्चुअली वेब एप्लीकेशंस फिर क्या हुई। और हम एक लास्ट चीज़ के ऊपर आ जाते हैं, दैट इज़ एआई सॉफ्टवेयर्स। सो एआई सॉफ्टवेयर्स कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। अच्छा, एआई सॉफ्टवेयर्स जो है, एआई की फुल फॉर्म तो आपको बताई होगी, क्या होती है? Artificial intelligence, good. So AI softwares are the kind of softwares that rely on artificial intelligence, solely rely on artificial intelligence. For example, your say the algorithm that recommends you the songs or videos on YouTube. Now that is a software. उस सॉफ्टवेयर ने कोई इनपुट देनी है और आउटपुट देनी है। अब ये एक एआई सॉफ्टवेयर है, इट इज़ नॉट अ ग्राफिकल सॉफ्टवेयर, इट इज़ नॉट एन एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पर चल रहा है। और वो करता है क्या है, वो आपकी एक्टिविटी देखता है, आपने किस तरह की वीडियोस देखी हैं, आप किस तरह के सॉन्ग सुनते हैं, फिर आपको उस तरह की वीडियोस, उस चैनल की वीडियोस, उससे मिलती जुलती वीडियोस आपको रिकमेंड करता है। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है। आपके मोबाइल फ़ोन्स आप यूज़ करते हैं, उसके ऊपर अगर आपके पास आईफोन है तो वो सीरी या गूगल असिस्टेंट्स, एंड्रॉयड असिस्टेंट जो है एंड्रॉयड फ़ोन्स के ऊपर, अमेज़ॉन अलेक्सा, कोर्टाना फ्रॉम विंडोज़, दीज आर ऑल एआई सॉफ्टवेयर्स।
ये एआई सॉफ्टवेयर्स हैं, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर चल रहे हैं। इन्होंने कोई आउटपुट नहीं देनी, कोई इन्होंने आपके लिए काम, आप इनके ऊपर जाकर कोई काम नहीं कर रहे हैं। इनका काम सिर्फ ये है कि दे लर्न योर बिहेवियर एंड दे एक्ट अकॉर्डिंगली। हर किसी का कोर्टाना उस तरह काम नहीं कर रहा होगा जिस तरह आपका कर रहा है। हर तरह का गूगल, हर यूज़र का गूगल असिस्टेंट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर यूज़र्स गूगल असिस्टेंट। सो दीज आर एआई सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, अब आते हैं दोबारा वेब एप्लीकेशंस के ऊपर। तुबा खान इज आस्किंग, इज प्लेजरिज्म एआई सॉफ्टवेयर? व्हाट इज प्लेजरिज्म? इज इट अ सॉफ्टवेयर? Plagiarism, I don't know what plagiarism is. I just know that plagiarism is a word used for is another word for cheating, I think. कि अगर आप किसी का वर्क उठा के और अपने नाम से पब्लिश करते हैं या अपने नाम का कह के उसको बोलते हैं, so that is plagiarism. I don't know if that is a software. Nevertheless, let's get back to web applications. प्लैग चेकर के बारे में बात कर रही हैं। आई थिंक दैट वुड बी एन इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर एज पर माई। SPSS हो गया, प्लैग चेकर्स हो गए, दोज आर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर्स और एट बेस्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। इट्स अप टू यू, आप उसको जो है वो डिक्लाइन करें क्या होता है, डिसाइड करें। अच्छा, एक और बात सुनने, इस दौर में 2020 के अंदर इट इज़ वेरी हार्ड टू से इफ़ समथिंग इज़ दैट थिंग एंड दैट थिंग ओनली। देर वॉज अ टाइम विच वॉज अ वेरी सिंपलर टाइम। कुछ साल पहले अगर हम चले जाएँ, 8-10 साल पहले अगर हम चले जाएँ, इट वॉज अ सिंपलर टाइम। वेब एप्लीकेशंस वर डिफरेंट, टोटली डिफरेंट देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। Embedded softwares were totally different than system softwares. But now in this era, we are saying that we are actually witnessing all of these kinds of softwares intermingling with each other. जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, व्हाट इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? जो कि आप कंप्यूटर के ऊपर या किसी मशीन के ऊपर चलाएं फॉर योर फिजिबिलिटी। ओके, दैट्स गुड। सो do you think that application softwares are now different than web applications? Right? So now this is a very slippery slope today कि एक्चुअली ये चीज़ें क्या हैं। हमने ये पढ़ तो ली कि ये चीज़ें अलग अलग हैं, और मेरा काम भी यही था, मैंने आपको ये बताना था कि ये चीज़ें सारी अलग अलग हैं। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉट सिंप्लिसिटी बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग टुडेज़ वर्ल्ड, आपके कोर्स की बात तो टीचर्स यहीं पर ख़त्म कर देंगे कि दीज आर ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स, और इनकी डिफरेंस भी मैंने आपको बता दिया है। बट द इशू इज़ कि आज की दुनिया में हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स इंटरमिंगल हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, पिकअप योर एप्लीकेशन ऑफ फेसबुक ऑन योर मोबाइल फोन्स। नाउ दोज आर वेब एप्लीकेशंस, राइट, बिकॉज दोज वर्क ऑन वेब, बट दोज आर ऑल्सो एन एप्लीकेशन। एंड्रॉयड की एप्लीकेशन जब इंस्टॉल होती हैं आपके सिस्टम के अंदर और आप उस पर काम कर सकते हैं, बट द इशू इज़ कि आप उस पर बेहतर काम तभी कर सकते हैं जब वो वेब के साथ कनेक्टेड हो। इसी तरह से फेसबुक के ऊपर आप लॉगिन नहीं करते हैं अगर, तो दैट इज़ ओनली फेसबुक। बट जब आप लॉगिन कर लेते हैं और आपका सारा डाटा फेसबुक के पास जा रहा है, तो दैट एप्लीकेशन ऑल्सो बिकम्स एन AI सॉफ्टवेयर एज वेल, क्योंकि अब वो आपकी चीज़ों को लर्न कर रहा है। अब आप कहाँ जा रहे हैं, आप किस तरह की चीज़ें देख रहे हैं, आपने कौन से पेजेस लाइक किए हुए हैं, वगैरह वगैरह। नाउ दैट इज़ ऑल्सो लर्निंग, नाउ दैट इज़ ऑल्सो एन AI सॉफ्टवेयर अगेन। सो दीज थिंग्स आर, वक्त के साथ साथ ये इंटरमिंगल हो रही हैं, और एक चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना दूसरी से काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो इसका तरीक़ेकार मैं आपको बताता हूँ कि सही क्या है। और सही तरीक़ेकार ये है कि बजाय इसके कि आप समझें कि ये सारे सॉफ्टवेयर्स डिफरेंट हैं एक दूसरे से, आप ये समझें कि हम किसी सॉफ्टवेयर को अगर कैटेगराइज करते हैं ना कि भाई दिस सॉफ्टवेयर इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सो वी विल बी एट द बैक एंड वी विल बी एक्चुअली सेइंग कि दिस इज़ मोर ऑफ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देन इट इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर और एन इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर और एनी अदर काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, राइट। जैसे कि लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि भाई एक इंसान, ये इंसान बुरा है, ये इंसान अच्छा है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो इंसान 100% अच्छा हो, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो इंसान 100% बुरा हो। तो एक्चुअली जब हम कह रहे होते हैं कि वो एक अच्छा इंसान है, तो एक्चुअली वी आर सेइंग कि ही हैज़ मोर क्वालिटीज़ देन प्रोज देन कॉन्स। उसकी अच्छी क्वालिटीज़ ज़्यादा हैं बुरी क्वालिटीज़ से। इस वजह से हम कहते हैं कि यार बंदा अच्छा है। और जो गलत बंदा है, जो बुरा है, उसको हम कहेंगे कि यार ये गलत कामों में होता है ज़्यादातर,
इस वजह से ये बुरा बंदा है। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि वो टोटली एक बुरा बंदा है। इसी तरह हम इन डिफ्रेंशिएशन को भी इसी तरह लेकर चलेंगे कि दीज आर ओवरलैपिंग सेट्स रादर देन डिस्टिंक्टिव सेट्स। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि अगर एक चीज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो वो बिल्कुल भी वेब एप्लीकेशन नहीं हो सकती। कुछ सिचुएशन में हमें कहना पड़ेगा, बट हम ऐसा नहीं कहेंगे कि भाई अगर एक चीज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो वो साइंटिफिक सॉफ्टवेयर नहीं हो सकती। वी विल सी अबाउट इट्स यूज़। जैसे कि SPSS है या से एक्सेल है, अब एक्सेल साइंटिस्ट्स भी यूज़ कर रहे होते हैं। सो शुड आई कैटेगराइज दैट एज अ साइंटिफिक सॉफ्टवेयर? बट आई विल हैव टू लुक इनटू इट्स यूज़ एंड आई विल सी के नहीं यार, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो तो हर कोई यूज़ कर रहा होता है अपने यूज़ के लिए, साइंटिस्ट्स ही यूज़ नहीं कर रहे होते सिर्फ। तो अगर बाकी भी लोग यूज़ कर रहे हैं तो वी विल से दैट इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बट इफ़ वी टेक मैटलैब फॉर एग्जांपल, अब मैटलैब हर कोई यूज़ नहीं कर रहा है, मैटलैब वही यूज़ कर रहा है जो कि साइंस से रिलेटेड है, जो कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। सो वी विल से नाउ दैट इज़ अ साइंटिफिक सॉफ्टवेयर। तो इट्स ऑल अबाउट परसेंटेजेस, नॉट जस्ट 100% कोई एक सॉफ्टवेयर है और 100% एक सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है। सो यहाँ पर मैं 1 मिनट के लिए रुकता हूँ। वेब एप्लीकेशन के ऊपर दोबारा आऊँगा मैं, जिस तरह से अभी मैं कह रहा था कि वेब एप्लीकेशन के ऊपर एक और चीज़ मैंने आपसे डिस्कस करनी है। बट बिफोर गोइंग टू दैट आई थिंक लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 5 to 10 minutes एंड लेट्स ज्वाइन बैक एट से 3:40 एंड 3:45। सो 5-10 मिनट का गैप ले लें और 3:40 पे हम दोबारा क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई एम बैक। ओके देन, ओके। अच्छा, वी वर डिस्कसिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस और ये सारी हम डिस्कस कर रहे थे। हसाम शाह का मैसेज है ब्रेक ना लें वरना नींद आ जाएगी। अच्छा, नहीं देखें क्या है मसला, ये है कि क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं तो इट गेट्स टू हार्ड फॉर द टीचर टू कीप स्पीकिंग फॉर 2 hours स्ट्रेट, तो थोड़ा सा लेना पड़ता है बीच में ब्रेक। ओके। सो और दूसरी बात ये है कि अभी आप कह रहे हैं कि ब्रेक ना ले नींद आ जाएगी, आप कुछ सेमेस्टर्स कुछ वीक्स गुजर जाने दें, फिर आप ये कहेंगे कि सर ब्रेक ले लें वरना नींद आ जाएगी। सो वक्त की बात है। लेट्स कंटिन्यू। वी स्टॉप दैट वेब एप्लीकेशंस। वेब एप्लीकेशंस में वी सेड दैट वेब एप्लीकेशंस आर द एप्लीकेशंस जिसमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़े इन ऑर्डर टू रन दैट एप्लीकेशन प्रॉपरली। सो दोज आर वेब एप्लीकेशंस। But web applications have a different meaning in today's world. वेब एप्लीकेशन समझने से पहले आज की दुनिया में वेब एप्लीकेशन का क्या रोल है और क्या उसमें फ़र्क है दूसरी एप्लीकेशन से, हमें एक और तरह की एप्लीकेशंस यहाँ पर ऐड करनी पड़ेंगी और वो हैं मोबाइल एप्लीकेशंस, स्मार्टफोन एप्लीकेशंस जिसको आप कहते हैं। Now those applications, no doubt they are categorized as application softwares. Those are application softwares as well. But let's, because of the use and bulk use of mobile applications, let's for example, let's for a moment say mobile applications are another type of applications. सो मोबाइल एप्लीकेशंस जो हैं जिसमें आपकी मोबाइल की एप्लीकेशंस आ जाती हैं, आपकी कैमरा की एप्लीकेशन है, फेसबुक की एप्लीकेशन है, आपकी गूगल ड्राइव की एप्लीकेशंस होंगी आपके मोबाइल में, फ्लैश लाइट की एप्लीकेशन है, इस तरह हर तरह की एप्लीकेशंस आपके मोबाइल के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। ये जो एप्लीकेशंस हैं दोज आर मोबाइल एप्लीकेशंस। नाउ रिमेंबर के वी आर गोइंग टूवर्ड्स वेब एप्लीकेशंस। नाउ लेट्स सपोज देयर इज़ फेसबुक। फेसबुक इज़ अ वेब एप्लीकेशन, सॉरी, मोबाइल एप्लीकेशन. See, we are getting confused again. So let's suppose for a moment that Facebook is a mobile application. It is an application software, we all know that, but let's suppose it is a mobile application as well. Now Facebook is a mobile application because it is installed on your device, on your mobile. आपके मोबाइल को उसकी ज़रूरत होती अगर, तो वो ऑब्वियसली सिस्टम सॉफ्टवेयर होता, बट चूंकि आपने अपने अपने फ़ायदे के लिए, अपनी फिजिबिलिटी के लिए एक एप्लीकेशन डाली है उसमें, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा एंड दैट इज़ एक्चुअली मोबाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आपने फेसबुक इंस्टॉल कर लिया बिकॉज दैट इज़ ऑन योर डिवाइस। अब फेसबुक तभी सही चलेगी एप्लीकेशन, या इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन या व्हाट्सएप की एप्लीकेशन तभी सही चलेगी जब वो इंटरनेट से कनेक्टेड हो, वरना उसका कोई यूज़ नहीं है।
अब आजकल एक नई इस्तेलाह आ रही है जिसको वेब एप्लीकेशन कहा जाता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की उससे नहीं कह रहा हूँ मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप जाकर कभी सर्च करेंगे ना वेब एप्लीकेशंस, तो आपको जिस तरह की चीज़ें नज़र आएंगी इट विल बी टोटली डिफरेंट देन व्हाट वी डिस्कस्ड हियर के वेब एप्लीकेशंस वो जिन एप्लीकेशंस को इंटरनेट की ज़रूरत हो। मोबाइल एप्लीकेशंस इंस्टॉल की जाती हैं मोबाइल में। नाउ लेट्स सपोज फॉर अ मोमेंट कि आपके मोबाइल में जितनी मेमोरी थी उतनी एप्लीकेशंस आपने इंस्टॉल कर ली। अब आपको एक नेक्स्ट एप्लीकेशन और इंस्टॉल करनी है। आप जब उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने जाते हैं तो आपका प्ले स्टोर या जो भी आपका ऐप स्टोर है वो आपको ये कहता है कि आपके मोबाइल में इस एप्लीकेशन की इंस्टॉलेशन की जगह नहीं है, तो काइंडली आप एक एप्लीकेशन को रिमूव करें। फिर आप अपनी स्टोरेज में जाते हैं और आप देखते हैं कि आपने जितनी एप्लीकेशंस इंस्टॉल की हुई हैं, आपकी 32 GB ऑफ रोम और वट एवर जितनी भी मेमोरी है आपकी, वो सारी की सारी एप्लीकेशंस उसमें इंस्टॉल हुई हुई हैं। एक्स्ट्रा एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की आपके पास कोई कोई जगह नहीं है। सो इफ़ दैट इज़ द केस, तो आप क्या करेंगे? आप जाएंगे, आप अपनी एक पुरानी एप्लीकेशन को देखेंगे किसका यूज़ कम है, आप उसको अनइंस्टॉल करेंगे और उसकी जगह दूसरी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देंगे, प्रोवाइडेड कि एक ही एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करने से आपकी वो इंस्टॉल हो जाए। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, इस प्रॉब्लम को मद्देनज़र रखते हुए, बहुत सारी एप्लीकेशंस आर नाउ मोबाइल एप्लीकेशंस आर नाउ shifting towards web applications. Now, what are those web applications? Those web applications are web applications जो कि नेटिव मोबाइल पर इंस्टॉल करने की आपको ज़रूरत नहीं है या नेटिव डिवाइस पर आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि लेट सपोज आपके मोबाइल के ऊपर आपको फेसबुक का एक आइकॉन नज़र आ रहा है, जब आप उस पर क्लिक करते हैं फेसबुक ओपन हो जाती है, बिकॉज वो फेसबुक आपके मोबाइल के अंदर इंस्टॉल्ड है। बड़ा एक ट्रिकी एरिया है, इसको समझने की ज़रूरत है आपको। आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाती है वो फेसबुक की एप्लीकेशन। हाउ अबाउट कि फेसबुक की एप्लीकेशन लेट सपोज 75 MB 100 MB ऑफ योर मोबाइल लिए हुए हैं। हाउ अबाउट कि वो 100 MB 75 MB या जितने भी हैं वो आपके मोबाइल में ना ले, बल्कि क्लाउड पे ले, इंटरनेट पर ले। क्लाउड का आपको पता होगा क्लाउड क्या होता है, डेटा स्टोर्ड ऑन द इंटरनेट। तो वो जो आपका इंटरनेट पे डेटा स्टोर हुआ है, वाई नॉट कि ये जो आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई हुई है 75 GB की, 75 MB की, वाई नॉट कि वो 100 MB भी आपके जो हैं वो क्लाउड पे चले जाएं और आपका इंटरनेट इतना फास्ट हो जाए कि आप उस एप्लीकेशन को उसी तरह एक्सेस कर सकें जैसे कि वो आपकी डिवाइस पर पड़ी हुई है। इस टेक्नोलॉजी की तरफ अब दुनिया जा रही है और इस टेक्नोलॉजी को अब वो कह रहे हैं वेब एप्लीकेशंस, राइट। अब इस टेक्नोलॉजी को कहा जा रहा है वेब एप्लीकेशन। आपको मैं वेब एप्लीकेशन दिखाता हूँ एक छोटी सी, अगर आपको स्क्रीन मेरी नज़र आ रही है तो। अच्छा जी, ये देखें, ये मेरा ब्राउज़र है और ये चीज़ें जो हैं, ये माउस अगर आप मेरा फॉलो करें, ये चीज़ें वेब एप्लीकेशंस हैं। कंसिडर इट दैट दिस इज़ योर मोबाइल। ठीक है, मोबाइल से थोड़ा ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा, इस वजह से मैं कह रहा हूँ, वरना दीज आर नॉट एक्चुअली एप्लीकेशंस फॉर कंप्यूटर। तो अब ये इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन है लेट सपोज, या व्हाट्सएप की है या मैसेंजर की है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये फेसबुक मैसेंजर खुल जाता है। अब मैंने इनकी वेबसाइट विजिट नहीं की, दिस इज़ लाइक एन एप्लीकेशन। और ये एप्लीकेशन बिल्कुल उसी तरह काम कर रही है जिस तरह आपके मोबाइल में आप जब फेसबुक ओपन करते हैं या मैसेंजर ओपन करते हैं तो ये ओपन हो जाता है। अब अगर मैं इसमें साइन इन होता और ये मुझे यहाँ पर ये लिस्ट बता रहा होता सारी की सारी, तो उस सिचुएशन में मैं इसको बिल्कुल उसी तरह एक्सेस कर रहा होता जिस तरह मैं मोबाइल फ़ोन पर एक्सेस कर रहा हूँ। वाई? बिकॉज द इंटरनेट हैज़ गॉटन फास्टर। इंटरनेट फास्ट होने की वजह से कॉरपोरेशंस ने इसका फ़ायदा इस तरह से उठाया है कि आपको डिवाइस पर वो चीज़ें ना दी जाएं, बल्कि आपको वो चीज़ें क्लाउड पर दी जाएं और एक इल्यूजन क्रिएट किया जाए कि आपको ये लगे कि आप वो एप्लीकेशन नेटिव एप्लीकेशन की तरह, यानी कि अपनी डिवाइस की एप्लीकेशन की तरह आप उसको यूज़ कर रहे हैं, जबकि एक्चुअली वो एप्लीकेशन डिवाइस पर नहीं होंगी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लेट सपोज मैं यहाँ पे प्लस करता हूँ और ये आपको नज़र आ रही है, दीज आर लेट सपोज दीज आर एप्लीकेशन। आप फेसबुक खोलते हैं ना, जैसे ही आप फेसबुक पे क्लिक करते हैं आपके सामने फेसबुक खुल जाता है, आप अमेजोन पे क्लिक करते हैं आपके सामने अमेजोन खुल जाता है।
एप्लीकेशन खुल जाती है। तो हाउ अबाउट कि आपके सामने ये एप्लीकेशन खुल गई, नाउ दिस इज़ एन एप्लीकेशन जो कि आपके सामने ओपन हो गई है अमेज़ॉन की। अब ये वो सारी चीज़ें हैं जिसको मद्देनज़र रखते हुए हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हु डू वी कॉल सिस्टम सॉफ्टवेयर्स, और हु डू वी कॉल सॉफ्टवेयर्स दैट आर नॉट सिस्टम सॉफ्टवेयर, दैट आर वेब एप्लीकेशंस और वॉट एवर। तो इस चीज़ को अगर हमने डिसाइड करना है तो वी नीड टू स्टिक टू वन थिंग। हमने ये सारी चीज़ें देख तो ली, अब मैं ये नहीं चाह रहा था एक्चुअली, वरना मेरा काम सिर्फ यही था, मैं आपको इसका बताता फ़र्क और चले जाते हैं हम। ये बताने का मकसद आपका ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आप लोगों में से जाएंगे और जाकर इस पर रिसर्च करेंगे कि क्या वाकई इसमें और हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, कौन सी ऐसी एग्जांपल्स हैं जो कि क्लास में डिस्कस नहीं हुई, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, इंजीनियरिंग क्या होते हैं। आप बुक खोलेंगे जाके, और जब आप जाकर सर्च करेंगे वेब एप्लीकेशंस तो आपके सामने एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ आ रही होगी। हमने ये कहा कि वेब एप्लीकेशंस आर द एप्लीकेशंस दैट नीड टू यूज़, दैट आर ऑन द इंटरनेट, दैट नीड टू यूज़ द इंटरनेट इन ऑर्डर टू वर्क। इंटरनेट उनके लिए एक तरह से सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वरना वो एप्लीकेशंस किसी सॉफ्ट काम की नहीं है। तो ऐसा तो है, लेकिन हाउ अबाउट द एप्लीकेशंस जो कि मैंने अभी आपको शो की, आर दोज वेब एप्लीकेशंस और आर द वंस वेब एप्लीकेशंस जो कि मैंने आपको समझाई। सो वेब एप्लीकेशंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दोज एप्लीकेशंस दैट नीड इंटरनेट टू वर्क, एंड द एप्लीकेशंस दैट आर ऑन द वेब, दोनों चीज़ें वेब एप्लीकेशंस हैं, चाहे वो वेबसाइट्स हों, चाहे वो आपकी वेब एप्लीकेशंस हों, चाहे वो आपकी मोबाइल वेब एप्लीकेशंस हों, वॉट एवर। बट द इशू इज़ दैट व्हेन यू गो एंड सर्च फॉर वेब एप्लीकेशन इट विल बी अ होल न्यू स्पेक्ट्रम फॉर यू। सो आई हैव गिवन यू वन फ्लेवर के वेब एप्लीकेशंस के लफ्ज़ को आजकल कहाँ यूज़ किया जा रहा है और किन चीज़ों को वेब एप्स कहा जा रहा है। तो जस्ट टेक दैट इन माइंड एज वेल व्हेन यू गो एंड सर्च फॉर ऑल ऑफ दीज काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स। ठीक है। सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडेज़ क्लास। नेक्स्ट स्लाइड थोड़ी सी लेंथी तो नहीं कहनी चाहिए, बट ये है कि उसका एक अलग ओवरव्यू है, बट बिकॉज वीव गॉट आई थिंक 5 to 10 minutes, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस और लेट्स सी कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। These are some of the sayings regarding the term software engineering by famous uh, architects of software engineering, जिन्होंने आर्किटेक्ट किया इस कोर्स को, या कुछ ऐसे लोग जिन्होंने इसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को आगे लेकर चले, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, IEEE की आपको यहाँ पर कुछ excerpts नज़र आ रहे होंगे. So let's start with the one. The establishment and use of sound engineering principles in order to obtain economically software that is reliable and works efficiently on real machines. What is software engineering? According to Bauer 1969, 1969 में उसने ये कहा, जब मोबाइल फ़ोन्स का कोई दौर नहीं था, जब स्मार्टफोन्स नहीं थे, जब अलग अलग तरह की हमें चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी, इट वॉज जस्ट अ कंप्यूटर दैट रन्स सम एप्लीकेशंस। उस वक्त उसने ये कहा कि द एस्टेब्लिशमेंट, एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी चीज़ खड़ी करने का कि जिसमें साउंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाए, यानी कि ऐसे इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाए जो कि साउंड हो। साउंड का मतलब ये होता है कि कंक्रीट हो, उसमें कोई फ़र्क ना हो, सबको पता हो, एम्बिगुअस ना हो। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन, क्या ऑब्टेन करना है? इकोनॉमिकली। क्या इकोनॉमिकली ऑब्टेन करना है? सॉफ्टवेयर। इकोनॉमिकली का मतलब ये होता है कि सस्ता नहीं, इसका कहने का मतलब ये होता है कि कम इनपुट के हिसाब से ज़्यादा आउटपुट हमारे पास आ जाए। इकोनॉमिक, एक ऐसी चीज़ जो कि काम कर दे, ये ना हो कि उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें ज़्यादा हों और एक्स्ट्रा चीज़ों की वजह से टाइम भी ज़्यादा लगे, जो एक्चुअली काम करे अपना। सॉफ्टवेयर दैट इज़ रिलायबल एंड वर्क्स एफिशिएंटली ऑन रियल मशीन। नेक्स्ट चीज़ के ऊपर आते हैं, द एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स by which the capabilities of computer equipment are made useful. computer equipment यानी हार्डवेयर की कैपेबिलिटीज़ को यूज़फुल बनाने के लिए अगर आप साइंस और मैथमेटिक्स का यूज़ कर रहे हैं, यूज़फुल टू मैन via computer programs, procedures and associated documentations. This whole procedure is actually called software engineering according to Boehm in 1981, almost 10-11 years after Bauer. IEEE जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, 1993 में उन्होंने ये कहा, उनकी पब्लिकेशन में से एक एक्सर्प्ट है, कि द एप्लीकेशन ऑफ अ सिस्टमैटिक डिसिप्लिन्ड क्वांटिफाइबल अप्रोच टू द डेवलपमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर
दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर। यानी कि एक्चुअली इंजीनियरिंग को सॉफ्टवेयर में आप किस तरह से इम्प्लीमेंट करोगे अगर आप ये सारे काम कर रहे हो। क्या? इफ़ यू आर अप्लाइंग अ सिस्टमैटिक, डिसिप्लिन्ड, क्वांटिफाइबल अप्रोच in order to develop this operation, right? So these are the things जिनको मद्देनज़र रखते हुए हम ये कहते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्चुअली है क्या। सो यू कैन सी कि हर किसी की एक अलग डेफिनेशन है। देयर इज़ नो वन डेफिनेशन दैट व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बट अकॉर्डिंग टू पीपल इट मे चेंज, बट द बेसिक लेआउट इज़ द सेम, that a disciplined, a mathematical way to engineer a software in order to make that software usable to men. Designing, building, and maintaining larger softwares in a cost-effective way is known as software engineering. That's about it for today's class. If you have any question, any query that can be discussed right now, तो आप मुझे send कर दें. If you have a query जो कि अभी वक्त नहीं हो हमारे पास solve करने का, तो you can email me that, and we can discuss that in our next class as well. So thank you very much for attending today's class. आपको recording मिल जाएगी इसकी, and let's see you in next week classes. Thank you.